started. Ankita, सुरू झालं ना? Yes, ma'am. We are live now. Good afternoon to everybody. टीचर्स डे है आज. बहुत लोगों से हम लोग सीखते हैं और बहुत लोगों को हम सिखाते हैं. आज का दिन ज्यादा विशेष है क्योंकि हमारे पास ऐसे लोग हैं जो हमें आज कुछ ऐसा सिखाने वाले हैं जो हमेशा हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जानकार रहेगा. तो इसीलिए आपका भी स्वागत है क्योंकि सीखेंगे तो आप आगे सिखाएंगे और उन लोगों का भी स्वागत है जो हमें सिखाने वाले हैं. परब साहब सोशल वर्क डिपार्टमेंट के हेड है, सुनीता यादव सोशल वर्क डिपार्टमेंट की अभिज्ञ अंग है और नीलम जी, तीनों जने आज हमें इतना कुछ सिखाएंगे कि आज के बाद फिर हमें उन्हें परेशान करने की जरूरत नहीं रहेगी. बहुत बहुत धन्यवाद. छुट्टी के दिन आप लोग ने हमारे साथ ज्वाइन किया और हमारे सब पेशेंट्स को, सारे लोगों को सब कुछ सिखा रहे हैं. तो परब साहब नमस्ते मैडम. नमस्ते. नमस्ते. नमस्ते वंदना जी. नीलम नमस्ते. नमस्ते मैडम. नमस्ते. थैंक यू हमें ये मौका दे रहे सबके साथ पहुंचने के लिए. क्योंकि आजकल कोविड का आपसे हम लोग सीखेंगे तो मौका तो हमको मिल रहा है आपका सीखने के लिए. ओके. सबसे पहले हम लोग ना अभी आजकल कोविड की वजह से बहुत परेशानी हो रही है, तो आपस में आप लोग डिसाइड करें कि कौन क्या प्रश्न का उत्तर देगा. हमारी जो जानकारी जो हम जानना चाहते हैं कि कोविड में टाटा मेमोरियल में क्या हो रहा है, नए पेशेंट्स के लिए क्या प्रोसीजर है और पुराने पेशेंट्स के लिए क्या प्रोसीजर है. तो सबसे पहले तो ये प्रश्न का उत्तर चाहिए. ठीक है मैडम, मैं इसका आंसर देता हूँ. ये जो नया और ओल्ड, बेसिकली जब से कोविड का ये शुरू हो गया मार्च से, तब तक न्यू पेशेंट के लिए वैसा कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखा था. ओल्ड के लिए थोड़ा रखा था. न्यू पेशेंट्स के लिए ऐसा था कि हम सबको रजिस्टर कर रहे थे क्योंकि कैंसर ट्रीटमेंट किसी की हम रुकवा नहीं सकते. जो टाटा में आ रहे थे उनका सबकी फाइल तभी भी बंद रही थी, आज भी बंद रही है और ये आगे भी ऐसा ही चालू रहेगा. लेकिन बीच में लॉकडाउन होने की वजह से बाहर से लोग आना बंद हो गया, तो उनको ऐसा लगा कि टाटा हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन बंद हुआ है. तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था. टाटा हॉस्पिटल अपना काम, रजिस्ट्रेशन, ट्रीटमेंट और कोविड सबके साथ में काम चालू था. ओल्ड के लिए थोड़ा हमने रिस्ट्रिक्शंस किया था. इसीलिए किया था कि ओल्ड पेशेंट जो बेसिकली फॉलोअप है, जिनको कुछ ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, तो वहाँ फोन से कंसल्ट करके वो काम कर सकते थे. तो उनको हमने बता दिया था कि आप टाटा में आने के पहले एक बार फोन से कंसल्ट करो कि आपका क्या फॉलोअप है, क्या करना है. तो आपको फोन से गाइड किया जाएगा. उस हिसाब से अगर पेशेंट समझो हमारी जो ऑल ओवर इंडिया सेंटर्स है उसके नियरेस्ट है तो हम उनको गाइड कर सकते थे हमारे डॉक्टर कि आप उस सेंटर में जाइए. अगर किसी को डॉक्टर को लगता है कि ये टाटा में आना जरूरी है तो उनको उन्होंने टाटा में भी बुलाया था. तो काम दोनों जगह से चालू था. सिर्फ बीच में ऑल ओवर इंडिया लॉकडाउन होने की वजह से सब पेशेंट अटक गए. आना जाना सबका बंद हो गया. जो आ सकते थे वो गाड़ी करके आ रहे थे और बहुत सारे पेशेंट को ऑनलाइन सब इंफॉर्मेशन यानी कॉल करके वो इंफॉर्मेशन वो पूछ रहे थे, वैसे उसको गाइड किया जा रहा था और वो भी काम चालू था. तो कोविड के प्रोसीजर सुनीता आप बताएंगे. हाँ, तो कोविड टाइम्स में रजिस्ट्रेशन जैसे परब सर ने बताया, नहीं उससे पहले सबसे पहले मैं शुरू करने के पहले टीचर्स डे की सबको शुभकामनाएं. टीचर वो है जो दूसरे से सीखता भी है, खाली सिखाता नहीं है. तो हम आज की जो जर्नी है वो हम सीखने के लिए इधर बैठे हैं, नॉट टू गिव एनी नॉलेज और मोर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंशियल प्रैक्टिसेस एंड प्रोसेसेस जो हम लोग टाटा मेमोरियल में फॉलो करते हैं. तो जानकारी रजिस्ट्रेशन की है. कोविड टाइम में जैसे परब सर ने ऑलरेडी बताया कि रिस्ट्रिक्शंस डाला था, मगर कोविड में बहुत सारा चीज का ध्यान रखना जरूरी था कि हमको लोगों के ऊपर कंट्रोल रखना था. तो उद्देश्य रजिस्ट्रेशन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं था, हाँ तो मूवमेंट के ऊपर था. तो जिनको बहुत ज्यादा इमरजेंसी था, यस उनके लिए अस्पताल हमेशा खुला था 24/7 कैजुअलिटी के साथ. मगर जो प्रोसीजर ले किया था वो ऐसे था कि हर एक पेशेंट पहले स्क्रीनिंग करके आए. तो आज की तारीख में जो हम लोग नया प्रोसीजर फॉलो करते हैं वो है कि हर व्यक्ति जो हॉस्पिटल के कोई भी गेट से एंटर करता है, वेदर रजिस्ट्रेशन या ट्रीटमेंट या फॉलोअप या और कोई जानकारी के लिए, वो पहले स्क्रीनिंग के दौर से जाता है. तो स्क्रीनिंग क्या है कि कहाँ से आए आप, आपको बुखार है, आपकी ट्रैवल कोई हिस्ट्री है, अगर बंबई में आए हो
ट्रीटमेंट के लिए आए हो तो कौन से दौर में ट्रीटमेंट चालू है, जैसे डायग्नोसिस खाली किया है और ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, या ऑलरेडी ट्रीटमेंट लिया है और फिर हमारे यहाँ कंटिन्यू वो पुरानी ट्रीटमेंट बाहर की जो है वो कंटिन्यू करना चाहते। इसका हर चीज का हम पहले स्क्रीनिंग करते थे। उद्देश्य क्या था कि जो पेशेंट्स ऑलरेडी कुछ ट्रीटमेंट बाहर से लेके आए हैं उनको नए सिरे से हम कुछ ऑफर नहीं कर पा रहे थे, और इसी वजह से हम वो एक क्या बोलते हैं स्क्रीनिंग डाला था कि ताकि हम कंट्रोल कर पाए कि लोग जितना लिमिटेड है वो हम अंदर ले पाए और हम कोविड का इन्फेक्शन स्प्रेड को कंट्रोल कर पाए। तो ये नहीं था कि किसी को कैंसर ट्रीटमेंट देना है या नहीं देना है, ये जरूर था कि हम कम से कम लोगों को इन्फेक्शन स्प्रेड जो कोविड का था, जो भय था, वो करें। दूसरा था कि उसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट जो है वो दे दे, और फॉलोअप्स में भी जो लोकल थे और जो आए थे उनको हमने अटेंड किया था। तो कोविड टाइम्स में जो रिस्ट्रिक्शंस था वो स्क्रीनिंग, और दूसरा ब्लड कैंसर में हमने थोड़ा सा वो एक रिस्ट्रिक्शन डाला था कि जिनका ट्रीटमेंट जो AML ल्यूकेमिक्स थे उनको हमने कहा था कि अगर आपने कहीं और ट्रीटमेंट चालू किया है तो हम उनकी फाइल नहीं बना रहे थे, मगर जिनका फ्रेश डायग्नोसिस है हाँ उनकी फाइल बन रही थी। लिम्फोमा के पेशेंट्स थे जिनका हम रजिस्ट्रेशन भले उन्होंने बाहर ट्रीटमेंट लिया है तो हमने लिया है। कैंसर कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स जो बाहर से आए थे उनका भी हमने फाइल बनाया है, कोविड और दोनों के लिए। तो शायद कुछ किसी का था कि वो उनका ट्रीटमेंट चालू था, कोविड पॉजिटिव आए, टाटा मेमोरियल में BMC की ओर से हमारे यहाँ रेफरेंस था, तो हमने बाहर के पेशेंट्स जो कैंसर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ले रहे थे और कोविड पॉजिटिव हो गए थे तो टाटा हॉस्पिटल को कोविड पॉजिटिव हॉस्पिटल करके डिक्लेयर किया था जो ट्रीटमेंट देगा कैंसर पेशेंट्स कोविड को, तो वो भी हम कर रहे थे। ये जो प्रोसेस था न्यू रजिस्ट्रेशन का कोविड के टाइम, वो बहुत हार्ड एंड फास्ट रखा था ताकि देयर कैन बी बहुत सारे लोगों को हम मदद कर पाए। लोग ट्रैवल करके आ रहे थे तो उनकी रहने की व्यवस्था भी हमको करनी पड़ रही थी, और बहुत सारे रहने की व्यवस्था जगह जो ब्लॉक्ड हो गई थी या कोविड की वजह से शायद पॉजिटिव आने के बाद सेंटर्स बंद हो गए थे, तो ये सारी चीजों का ध्यान रख के हम रजिस्ट्रेशन देख रहे थे। तो कोविड के टाइम जो हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था, बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये था कि बहुत सारे पेशेंट्स जो थे क्रिटिकल भी आ रहे थे तो उनको अटेंड करना भी जरूरी था, तो हम उनको वापस नहीं भेज रहे थे। और कोविड टाइम्स में हमारे रजिस्ट्रेशन में वैसे नॉर्मल से कुछ अलग नहीं था, तो रूटीन जो प्रोसीजर्स था वो हम फॉलो कर रहे थे। सर्जरीज अगर थे तो अगर बाहर कर सकते थे। सुनीता जी, यहाँ पे आपको रोककर एक प्रश्न पूछूंगी कि एक तो ये है कि आजकल जिस हॉस्पिटल में भी जाते हैं कोई भी इलाज के लिए तो वो कहते हैं कि आप कोविड पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं उसका एक सर्टिफिकेट लेकर आइए तभी आपका इलाज होगा। एक तो ये बात है, और दूसरी ये बात है कि जैसे मैंने सुना है कि वहाँ पे टाटा में कोई सेंट जेवियर ग्राउंड में कोई बड़ी फैसिलिटी बनी है या NSCI में कुछ बड़ी बात बनी है, तो ये तीनों चीजों के बारे में अगर आप विस्तार से बता सकते। पहला वाला क्या था, मैंने मिस आउट किया। NSCI समझा और जेवियर समझा। पहला आपने दो ही सवाल। पहला ये था कि कोविड पॉजिटिव का सर्टिफिकेट लाना है ओके, कोई भी इलाज के लिए कोविड नेगेटिव का। ओके, तो कोविड नेगेटिव का रिपोर्ट हम हार्ड एंड फास्ट नहीं है, हम ये देख रहे हैं कि स्क्रीनिंग करते ही है। तो कोविड पॉजिटिव किसी का महीने पहले कोविड टेस्ट किया है और पेशेंट महीने के बाद आया है, तो कोविड टेस्ट को हम तब नहीं देख रहे थे, हम सारे पेशेंट को कोविड OPD से ही भेज रहे थे। तो अगर सिम्टम था तो हम उनको टेस्टिंग के लिए भेज रहे थे। अगर किसी के पास फ्रेश रिपोर्ट है तो हम उसकी टेस्ट फिर से नहीं कर रहे थे। ओके, तो कोविड रजिस्ट्रेशन के टाइम हमने अभी टाटा हॉस्पिटल ने अभी नए सिरे से क्या किया है कि टाटा हॉस्पिटल के पास में जेवियर्स में ग्राउंड है, जेवियर्स का प्ले ग्राउंड है जिसमें हमने स्क्रीनिंग सेंटर बनाया है। तो 3 कैबिन्स बनाए हुए हैं, एक है फीवर OPD, दूसरा है रजिस्ट्रेशन सेल, और वो एकदम इम्पोर्टेंट सेल जगह इसलिए है क्योंकि वहां पर रजिस्ट्रेशन से लेके ब्लड टेस्ट, लोगों के बेसिक्स जो लगेंगे चीज फॉलोअप वाले पेशेंट्स, सारे लोग एक ही दरवाजे से अंदर आएंगे। तो मल्टी एंट्री बंद कर दिया है। तो सारा जो पेशेंट जो आता है आज की तारीख में, नया या पुराना, वो जेवियर्स ग्राउंड पर जाते हैं, बेसिक स्क्रीनिंग होता है और नीड बेस उनका जैसे नीड है, जैसे फॉलोअप वाला आया है, ब्लड टेस्ट है तो उनको ब्लड टेस्ट के काउंटर्स पर, काफी सारे हमारा स्टाफ उधर डिप्लॉयड है,
और हर स्टाफ को बेसिकली रजिस्ट्रेशन काउंटर को ये मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, और रजिस्ट्रेशन का स्टाफ और केवर्ट्स और नए एमएसडब्ल्यूज, ये सारे लोग वहां पर है, सिक्योरिटी भी है और डॉक्टर्स भी है, तो बेसिक बिलिंग का स्टाफ है, पैथोलॉजी का स्टाफ है, ये सारे लोग एक छत के नीचे है, और नीड बेस्ड जैसे जैसे पेशेंट का नीड है उस हिसाब से उनको डाइवर्ट किया जाता है। तो न्यू पेशेंट अगर आया है, आज फ्रेश नया पेशेंट आया है, बेसिक स्क्रीनिंग किया है, उसको फॉर्म अंदर भेजते हैं, सोशल वर्कर उनके रिपोर्ट्स चेक करते हैं, पेशेंट फिजिकली प्रेजेंट है या नहीं ये चेक करते हैं, उनका क्या क्या फेज पर ट्रीटमेंट है, खाली नया है, उसको फॉर्म देते हैं, और फॉर्म दे के उसको 53 नंबर में गोल्डन जुबली में भेज देते हैं। समझो किसी के पास ऐसा है कि रिपोर्ट्स ही नहीं है, वो ऐसे ही आ गए हैं, तो हम उनका फिर 53 में मेडिकल ऑफिसर के पास उनको बेसिक स्क्रीनिंग के बाद चिट्ठी के साथ गोल्डन जुबली में भेज देते हैं। फॉलोअप पेशेंट आया है, आज उसका फॉलोअप है, उसका बेसिक स्क्रीनिंग होता है, तो अंदर जाता है, वो लोग चेक करते हैं कि उसका क्या फॉलोअप है, उस हिसाब से उसको टोकन दिया जाता है, और वो टोकन के बेसिस पर फिर गोल्डन जुबली में उसको डाइवर्ट किया जाता है। किसी का ब्लड टेस्ट है, कुछ है, और वही अगर करने जैसा है तो जेवियर्स ग्राउंड पर ही उनका टेस्ट किया जाता है। तो ये जो है ना, ये बाहर आउट मतलब फिजिकल सेंटर के बाहर पूरा स्क्रीनिंग करते हैं। वहां समझो किसी को फीवर है, एंटर किया हुआ पेशेंट को फीवर है, तो उसको फीवर ओपीडी में भेजते हैं। कुछ आइसोलेशन है, अभी किसी का कोविड टेस्ट किया है, तो वेटिंग हॉल भी जेवियर्स के उधर ही किया हुआ है, एक सेल बनाया है जहां पर कुर्सियां डाली हुई है, और लोग अपना रिपोर्ट आने तक वो वेटिंग हॉल में रुकेंगे, वो कहीं और नहीं जाएंगे। तो एक टाइम कोविड टेस्ट के लिए किसी की एंट्री अंदर ले ली गई है, तो वो पेशेंट और उसका सगे वाला वही जगह पर, एक ही जगह पर बैठेगा, वो कहीं और इधर उधर घूमेंगे नहीं, और वो अंदर उनको बैठ के पूरा रिपोर्ट आने तक उनको छोड़ते नहीं है। तो बाकी सारी चीजों का वहां ख्याल रखा जाता है, जैसे पानी चाहिए उनको या उनकी कोई नीड्स है तो उसका ख्याल उधर रखा जाता है। तो ये हो गया कोविड टेस्टिंग का, जो हमारा सेंटर है जेवियर्स का, वहां का हो गया। किसी के साथ अटेंडेंट नहीं है, अच्छा किसी को क्या है कि प्रॉब्लम ये है कि उसको ये नहीं मालूम है कि उसको नया फाइल बनाना है या ट्रीटमेंट जारी है, तो हम उनको वो सेकेंड ओपिनियन का भी ऑप्शन देते हैं कि अगर आप ट्रीटमेंट इलाज नहीं लेना चाहते और हमारे डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहते हैं तो फाइल बनाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि बहुत बारी क्या होता है, अंदर आने के बाद उनको ये नहीं मालूम है कि उनको फाइल बनाना है, सेकेंड ओपिनियन लेना है या क्या करना है। सो देन वो भी गाइडेंस उनके साथ बात करके दिया जाता है, ताकि बहुत बार लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं नहीं हम नहीं रुकेंगे, हम शायद डॉक्टर को मिलकर निकल जाएंगे, तो उनको फिर सेकेंड ओपिनियन के लिए होमी बाबा ब्लॉक में भेजा जाता है। तो ये सारा चीज जो बेसिक स्क्रीनिंग बनी, मोटा मोटा स्क्रीनिंग जो है वो अभी जेवियर्स में होता है, और उसके बाद वहां से पेशेंट सारे डिसेंट्रलाइज हो जाते हैं। तो ये हो गया जेवियर्स का। अभी रही बात एनएससीआई की। अभी एनएससीआई ये सेंटर कोविड के हाई पीक के टाइम जब कोविड मालूम हुआ और हम लोग क्या बोलते हैं क्वारंटीन फैसिलिटी शुरू किए, तो ये एनएससीआई जो वर्ली में है, ये हमको कैंसर हॉस्पिटल्स को कुछ बेड्स दिए थे, कुछ 40 बेड्स हमको दिए है टाटा हॉस्पिटल को। तो जो कैंसर पेशेंट्स है और कोविड पॉजिटिव हुए हैं और उनके सिम्टम्स है, तो खाली उनको ऑब्जर्वेशन के लिए वहां रखा गया है, जहां पर उनको कोई सिम्टम नहीं है, एक्टिव ट्रीटमेंट कुछ नहीं है, बट दे नीड टू बी आइसोलेटेड, कि उनको अलग रखना है। तो वो जो पेशेंट है जो पॉजिटिव आया हुआ है, उसको हम एनएससीआई में 15 दिन के लिए रखते हैं और 7-7 दिन में उनका टेस्ट कराते हैं। 7वें दिन अगर टेस्ट नेगेटिव आता है तो उनको और 7 दिन के क्वारंटाइन के लिए अलग जगह पर, तो हमने बांद्रा बोर्जिस को जगह दिया था। तो कोविड टाइम्स में हमने क्या अरेंजमेंट किया था कि जो एनएससीआई से पेशेंट है, समझो लेट्स से पॉजिटिव पेशेंट निकला है, एनएससीआई में बेड नहीं है या गवर्नमेंट सेंटर में बेड नहीं है, तो हम पेशेंट्स को कुछ टाइम के लिए बांद्रा में रखे थे। तो बांद्रा में बोर्जिस होम में एक फ्लोर पूरा कोविड पॉजिटिव का बनाया था, एक फ्लोर पूरा आइसोलेशन के लिए बनाया था, और एक फ्लोर बनाया था कोविड रिटर्नीज के लिए, तो जिनका रिपोर्ट नेगेटिव आया है और उनको एक्सटेंशन 7 डेज का क्वारंटीन जरूरी था, जो आज भी हमारे पास वो फैसिलिटी है। तो वो पेशेंट उनका रहने का व्यवस्था नहीं है बॉम्बे में, तो हम उनको एनएससीआई या कोई और गवर्नमेंट सेंटर से शिफ्ट करके बांद्रा में रखते थे। तो और जो पेशेंट्स को एसिम्प्टोमेटिक है और कुछ एक्टिव ट्रीटमेंट का जरूरत नहीं है, बेसिक ऑब्जर्वेशन का जरूरत है, उनको हम एनएससीआई या गवर्नमेंट सेंटर्स पर रखते थे। जिन पेशेंट को एक्टिव कुछ सिम्टम्स थे कोविड के,
जिनको वेंटिलेटर का जरूरत है, जिनको ऑक्सीजन का जरूरत है, या कोई और मेडिकल इमरजेंसीज उनकी कुछ है, तो उनको हम हॉस्पिटल में हमने 4th फ्लोर पर और 5th फ्लोर पर बेड्स रखे थे, जहां पर इनको एडमिट किया जाता था और प्रॉपर एक्टिव ट्रीटमेंट, एंटीबायोटिक्स जो भी था वो दिया जाता था। तो उस दरमियान अगर कुछ क्राइसिस आता है, फाइनेंशियल क्राइसिस बोलो या और कोई क्राइसिस था, तो वो हम थ्रू सोशल सर्विस डिपार्टमेंट एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट के जरिए सॉल्व करते थे। तो गवर्नमेंट इनिशियल फेज में बहुत सारे गवर्नमेंट सेंटर्स जितने भी थे उनको वहां रखते थे, और सगे वालों को आइदर बोर्जेस होम में रखते थे अगर जगह होती है तो, या तो फिर गवर्नमेंट क्वारंटीन सेंटर्स परेल में काफी सारे थे। तो एफ साउथ वार्ड हमको बहुत मदद किया था, जहां पर हम पेशेंट्स को रखे थे। तो आज की तारीख में ऑफकोर्स इंसिडेंस कम हो गया, अभी इतना ज्यादा पेशेंट्स लोड नहीं है, तो क्वारंटीन पेशेंट्स थोड़ा थोड़ा है। दूसरा हमने क्या किया था, हमने थोड़ा सा एम्पावरमेंट के लिए भी लोगों के साथ बात करना शुरू किया था। तो जहां जहां पेशेंट रहते थे, एसिम्टोमेटिक है, होटल्स लिए गए थे, जायद में हमने कुछ पेशेंट्स रखे थे, दादर सिटी होटल में हमने पेशेंट्स रखे थे। तो काफी सारी जगह हमने बेड्स लिए थे ताकि पेशेंट सिक्योर रहे, इनको नाश्ता मिले, उनका हम ख्याल रखें, वो हमारे ऑब्जर्वेशन में रहे। और हमने कभी भी पेशेंट को अकेले नहीं छोड़ा था, पेशेंट और उनके सगे वालों का पूरा टोटल मॉनिटरिंग था। तो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ कोविड टाइम्स, एंड अभी भी जो हम थोड़ा सा फॉलो करते हैं, मगर अभी उतनी जरूरत नहीं है जितने पहले जून तक थी, तो शायद वो अभी थोड़ा थोड़ा कम होते गए। सुनीता, अच्छी बात है कि जब जरूरत ज्यादा थी तो आप लोग सब मिलकर उनको हर तरह से सपोर्ट कर रहे थे, और जैसे जैसे नॉर्मलसी आ रही है, नेचुरली लाइफस्टाइल नॉर्मल होना ही पड़ेगा, तो इसलिए वो तो धीरे धीरे कम ही करना पड़ेगा। परब साहब, आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि हर पेशेंट, कभी भी हम लोग की जब बात होती है तो वो बात करते हैं कि आजकल हमको फाइनेंस की प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि शायद कुछ ट्रस्ट बंद हो गए, कुछ ट्रस्ट नहीं दे रहे हैं। कैसे आप लोग उनको हेल्प कर रहे हैं, कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? साथ में दूसरा प्रश्न भी बोल देती हूँ अकोमोडेशन के बारे में, क्योंकि शुरू में तो कुछ लोग सेंटर्स खुले हुए थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे बंद होने लगे। कुछ इसलिए बंद हो गए कि कोविड केसेस ज्यादा हो गए, वहां पे ज्यादा लोग को रखने से कोविड और भी ज्यादा फैल जाता, और जब बंद हुए तो फिर से खोलकर नए लोग को रखना है कि नहीं, थोड़ा उनको प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये दोनों चीजें आप कैसे हैंडल कर रहे हैं परब साहब? ओके, मैं बताता हूँ। मैं पहला फाइनेंस के इशू में बताता हूँ। फाइनेंस ये बहुत मेजर इशू था, क्योंकि पेशेंट को सब चीज कर सकता है लेकिन पैसे का कुछ करना बहुत मुश्किल होता है, एक चीज था। दूसरा चीज, ऑल ओवर इंडिया में लॉकडाउन होने की वजह से पेशेंट किधर मुंह नहीं कर रहा था, जिधर है उधर था। कोई बैंक में जाके उनको डिपॉजिट नहीं कर सकता था, किसी को देना है तो भी, या कोई पैसे भेज नहीं सकता था। ऐसी सब जो और सिचुएशन सब तैयार हो गई थी। और इस दौरान हमारे यहाँ हमारे डॉक्टर्स क्या कर रहे थे कि वो जो पेशेंट इधर अटके हैं, अगर वो स्टेबल है तो उनका सर्जरी कर रहे थे, उनको ट्रीटमेंट दे रहे थे, तो उनको पैसे की जरूरत पड़ रही थी। और हमारे पास ये सिचुएशन था कि जो मेरे रोज आने वाले, मेरे हर महीने में कम से कम 20-25 ट्रस्ट थे जो मेरे ऑफिस में आके पैसे देते थे पेशेंट के साथ बात करके। अब उसमें से आप भी थे, तो ये सब लोग हमारे पास आते थे और हमें पैसे की अरेंजमेंट फटाफट हो जाती थी। कुछ ट्रस्ट चालू थे, वो ट्रस्ट भी हमें पैसे भेजते थे, तो हम ये सब मैनेज करते थे। लेकिन ये पूरा एकदम टोटली बंद हो गया तो हमें भी प्रॉब्लम आ गया कि क्या करना है। लेकिन हमने हमारे पास उसी टाइम में भी कुछ फंड आ गए। कुछ फंड मुझे CSR से मिले, कुछ डोनर्स ने दिए, तो थोड़ा हाई अमाउंट दिया। तो उसके लिए हमने प्लानिंग किया कि ये पैसे हम कैसे और किस ढंग से इस्तेमाल करेंगे। तो किसी ने मुझे अराउंड 32 लाख रुपीस दिए, एक वन टाइम 20 लाख, सेकंड टाइम 12 लाख। तो वो हमने क्या किया कि ये सर्जरी के लिए हम यूज करेंगे, क्योंकि सर्जरी के पेशेंट बहुत आ रहे थे। सर्जरी में क्या होता है कि टाटा हॉस्पिटल सर्जरी फ्री करता है, लेकिन उसको जो कंज्यूमेबल है उसके लिए, और उसके बाद सर्जरी होने के बाद उसको लगने वाले एंटीबायोटिक्स, तो जो हमारा सर्जिकल एस्टिमेट बेसिकली होता है वो पेशेंट एडमिट होने से डिस्चार्ज होने तक के लगने वाले मेडिसिन का होते हैं। तो हमने पहला एक फैसला किया कि पहले पेशेंट को सर्जरी होने दो। तो हम डॉक्टर से बात करके आपके सर्जरी के लिए कंज्यूमेबल की कॉस्टिंग क्या है, तो उस हिसाब से वो अरेंज करके हमने, जो हमारे पास एक फंड आया था, CSR फंड करके आया था, या किसने हमें दिया था, तो वो 20 लाख का फंड हमने पूरा सर्जरी कंज्यूमेबल के लिए इस्तेमाल किया। उसमें से हमने कम से कम जो पेशेंट हमारे पास थे
68 पेशेंट को हमने सपोर्ट किया। किसी की रिक्वायरमेंट 15-20 हजार की थी, किसी की 30 हजार की थी, किसी की 50 हजार की थी। तो वो हमने डॉक्टर्स के बात करके विद इन 2 या 3 डेज में वो पेशेंट के अकाउंट में ट्रांसफर पैसा हमने करना शुरू कर दिया। तो उसके लिए हम थोड़ा सा रिलैक्स हो गए कि चलो है हमारे पास, ये खत्म होते होते दूसरा फंड एक आ गया, वो भी मैंने 12 lakhs आ गया, वो भी मैंने सर्जरी में इस्तेमाल किया और वो भी अभी मैं कर रहा हूँ। तो वो अराउंड 32 lakhs जो अमाउंट मेरे पास आ गया, तो कम से कम 116 पेशेंट का उसमें से काम हो गया। जो टाटा हॉस्पिटल आपको बोल रहे कि हमने इतना सर्जरी कोविड टाइम में किया, तो कुछ पेशेंट ऐसे थे कि उनको ये जरूरत थी, तो ये हमने उनकी जरूरत उनके नीड के हिसाब से हमने पूरी करने की कोशिश की। हमें पता है कि 100% नहीं, लेकिन उनका मेजर सर्जरी का जो काम था तो वो हमने कर दिया। आगे जो बचा हुआ था पोस्ट सर्जरी, तो उसके लिए थोड़ा पेशेंट कंट्रीब्यूट किया, थोड़े अदर ट्रस्ट से किया, हमारे पास जो बाकी सपोर्ट था उसमें से किया। उसके बाद दूसरा एक प्रॉब्लम हमें शुरू हो गया कि पेशेंट जैसे कोविड निकलना शुरू हो गए, तो वैसे कुछ पेशेंट कोविड को ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ने लगी और उसको पैसे की जरूरत पड़ने लगी। उसमें प्रॉब्लम ये होता था कि पेशेंट एडमिट होता था और उसके केयर गिवर क्वारंटाइन होते थे। तो हम किसके पास बोले कि बाबा पैसा डालो, आपका ट्रीटमेंट हमें करना है। तो हमें जो हमारे डायरेक्टर है, हमारे एमएस ऑफिस है, उन्होंने हमको परमिशन दी कि चलो आपके पास जो आप हमारा जो फंड है, हम पेशेंट वेलफेयर का फंड जो हमें इन पेशेंट के क्राइसिस में दिया जाता है, तो वो पेशेंट आप कोविड सपोर्ट के लिए इस्तेमाल करो। तो उसके जरिए हमने जो ऐसे पेशेंट एडमिट हो रहे थे, जिनके रिलेटिव क्वारंटाइन हो रहे थे, ऐसे कम से कम हमने 5 lakhs की अमाउंट इस कोविड पेशेंट की सिचुएशन में हम इस्तेमाल की, कि जिसकी वजह से जो पेशेंट की ट्रीटमेंट की जरूरत थी, जो पेशेंट टाटा में कोविड की ट्रीटमेंट ले रही थी, उनको अभी तक अगस्त तक का ये मेरा फिगर है, एटलीस्ट 5,50,000 तक हमने वो सपोर्ट उनको हमारे हॉस्पिटल फंड में से दिया। उसके बाद मेरे पास और किसी ने CSR फंड दिया था, तो वो CSR फंड भी मैंने अराउंड 200 पेशेंट को दिया, क्योंकि वो अमाउंट ज्यादा थी CSR फंड की। वो CSR फंड मैंने सर्जरी के लिए इस्तेमाल किया, वो CSR फंड मैंने केमोथेरेपी के लिए दिया, कोविड पेशेंट के लिए भी इस्तेमाल किया। तो ऐसे जैसे जैसे हमारे पास फंड आता गया, वैसे वैसे हमारी टीम, मेरा एमएस ऑफिस, मेरे सोशल वर्कर की सब टीम, हम वो प्लान करते हैं कि ये फंड हम कैसे यूज करें। तो ये हमने सॉर्ट आउट किया। उसके साथ साथ हमारे पास मेरा डिपार्टमेंट का एक फंड जो हमने लास्ट ईयर जनरेट किया था, जो सोशल इनिशिएटिव करके है, तो वो फंड में भी मेरे पास पैसे लोगों ने दिए हुए थे। तो ये सब पैसे मुझे आज कोविड के क्राइसिस में मैं लोगों को इस्तेमाल किया, उसमें से भी मैंने अराउंड 20 lakhs ये कोविड महीने अप्रैल से लेके अभी तक अगस्त तक मैंने उसमें से पैसे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो एटलीस्ट उस टाइम की जो नीड है, वो नीड हम ये जो हमारे पास पैसे आए उसमें से हमने सॉर्ट आउट की। किसी को पेशेंट को हमने ऐसे नहीं बोला तुम्हारे सर्जरी के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। तो हम जो पेशेंट आया, हमारे दूसरा एक चीज ये था कि पेशेंट सब हमारे पास नहीं आ रहे थे, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया लॉकडाउन था। तो जो बॉम्बे में थे उनका हमने सर्जरी किया, जो आजू बाजू के एरिया से व्हीकल्स करके आ रहे थे उनको भी हमने वो सपोर्ट दे दिया। तो नंबर ऑफ पेशेंट थोड़े से कम होने की वजह से मुझे ये फंड लोगों ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मैं पहुंचा पाया। तो मुझे बहुत खुशी लगी उसमें। आपने भी हमने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया कि जिस दिन से आपका ऑफिस बंद हुआ, आपका चेक आना बंद हुआ, उस दिन से आपने मेरे पास चेक देना शुरू कर दिया। तो वो भी फंड मुझे बहुत काफी सपोर्टिव रहा, जो मैं अभी तक भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। और मेरे ख्याल वो भी अराउंड 10 lakhs तक हो गया जो आपने सपोर्ट दिया। तो ऐसे बाकी ट्रस्ट अभी शुरू मई के बाद हौली-हौली सब टाटा ट्रस्ट है, कैंसर सोसाइटी है, बाकी छोटे छोटे ट्रस्ट है, उन्होंने अभी क्या किया, वो नहीं हमारे पास पहुंच रहे तो उन्होंने NFT से पैसे भेजने शुरू कर दिए। तो अभी सब लोग, सब ट्रस्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं, अभी डोनर इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो अभी ये नंबर हमारा बढ़ता जा रहा है। तो अभी ऐसा नहीं रहेगा कि बाबा फंड नहीं, हम आपको सपोर्ट नहीं कर रहे। इसके पहले भी हमने ऐसा नहीं किया और आगे भी हम ऐसा नहीं कर रहे। लेकिन हम इतना बोल रहे हैं कि जैसी पेशेंट ये हमारी जिम्मेदारी है, वैसी पेशेंट के केयर गिवर की भी जिम्मेदारी है। तो उन्होंने उसमें थोड़ा हाथ लगाना चाहिए, तो ये काम और आसान हो जाएगा। ये बात ये मैं मेरे ख्याल कहना से चाहती फाइनेंस का हूँ। हुआ। एक मिनट, यहाँ पे बोलिए मैडम। मैं मतलब अकोमोडेशन के बारे में परब साहब बात करेंगे, उसके पहले कहना चाहती हूँ कि अक्सर लोग जो है ना बहुत ज्यादा वर्कड अप हो जाते हैं या बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं या पूरी बात समझे बिना वो कहते हैं सोशल वर्क ने हमें हेल्प नहीं किया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे फोन आते हैं और कई बार ऐसा हुआ है कि जब ऐसे फोन आए हैं तो मैंने परब साहब के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल में उन लोगों की बात कराई है। और हमेशा ऐसा होता है कि समझने की फेल हुई है, बात पूरी तरह से समझे नहीं है
और उन्होंने अपना 2 चीज समझे हैं और 5 चीज अपने मन से जोड़ के वो लंबी चौड़ी मतलब कंप्लेंट की लिस्ट बन गई है। लेकिन हर एक चीज बहुत सिस्टमैटिकली समझाई जा रही है और हर एक चीज पॉसिबल है, जैसा कि अभी आपने परब साहब से सुना भी। तो अच्छा यही रहेगा केयर गिवर्स के हिसाब से या जो भी कोई उन लोगों के लिए बात कर रहे हैं, पेशेंट्स को हेल्प कर रहे हैं, कि वो सबसे पहले सोशल वर्क, कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज सोशल वर्क डिपार्टमेंट में जाइए और वहां अच्छे से समझ जाइए कि क्या वो कह रहे हैं। एक बार आप समझ जाएंगे तो दूसरों को समझाने में भी आसानी हो जाएगी। सही है परब साहब? राइट। उसमें और एक छोटा पॉइंट मैं परब ऐड साहब करता हूँ, एक छोटा पॉइंट मैं ऐड करता हूँ। हाँ अभी हमारे पास छोटे इंडस्ट्री से वगैरह पेशेंट्स आते हैं, तो ईएसआईसी जो है, स्टेट इंश्योरेंस स्कीम जो है छोटे इंडस्ट्री में जो होती है, तो बहुत सारे पेशेंट को ये मालूम ही नहीं होती कि हमारा पैसा कट रहा है, ये इस फैसिलिटी के लिए कट रहा है। तो ये जब हमें सब चेक करते हैं, और बेसिकली मिसेस सुनीता यादव इसके लिए बहुत काम करती है, क्योंकि उन्होंने सब नेटवर्क ईएसआईसी का बना के रखा है, जो विद इन 2 या 3 डेज में हमको हमारे पेशेंट को क्रेडिट फैसिलिटी ट्रांसफर करते। तो हमें ये इंफॉर्मेशन लेनी होती है कि भाई आपका ईएसआईसी है, तो वो कंपनी के ओनर से हम बात करते हैं, वो ईएसआईसी ऑफिस से बात करते हैं, और ये सब लोग सपोर्ट करते हैं। आजकल वो सब ऑनलाइन कर रहा है, और हॉस्पिटल ईएसआईसी के पेशेंट को 6 मंथ का क्रेडिट दे रहा है, अगर एक बार ईएसआईसी ने हमको कंफर्मेशन दिया तो। और एक बार ये देखो, हमारा जो फंड है सपोर्ट का वो 30, 40, 50% होता है, लेकिन ईएसआई पूरा 100% है और क्रेडिट है। पेशेंट को 1 रुपया नहीं खर्चा करना है। अगर ये फैसिलिटी उसको अगर मिल रही है तो उसको थोड़ी कोशिश करनी पड़ती है, उसको एक 2-4 दिन आगे पीछे हो जाता है, लेकिन अगर वो कोशिश करेंगे और हमें सपोर्ट करेंगे तो हम उसको वो 100% सपोर्ट वाली क्या फैसिलिटी जरूर दे सकते हैं। और मेरी टीम इसके लिए अभी जबरदस्त उसके लिए काम कर रही है। उनका हमने जो साइट है वो भी हमारे पास है, उसमें से हम वेरिफिकेशन करते हैं। तो ये सब चीज हमें प्रॉपर जितना अच्छी तरह से पेशेंट सहयोग करे, प्रॉपर हमें जितना अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन दे, उससे ही हम उससे ज्यादा सपोर्ट जरूर कर सकते। तो ये उम्मीद हम पेशेंट के पास से रखते हैं। मैंने आपसे प्रश्न अकोमोडेशन का पूछा था, लेकिन या। उस पे जाने से पहले ये आयुष्मान भारत या और जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है, ज्योतिबा फुले या कौन कौन से स्टेट गवर्नमेंट है, क्योंकि हम फाइनेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर आप बता सके तो। राइट, मैं बताता हूँ। आयुष्मान भारत चालू है, महात्मा फुले भी चालू है। सिर्फ कुछ स्टेट है जो वेस्ट बंगाल है या मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़, 2-3-4 स्टेट है जिसमें आयुष्मान भारत इम्प्लीमेंट नहीं है। लेकिन जिधर हमें मालूम है इम्प्लीमेंट नहीं है, उनको हम सपोर्ट देते हैं, और जिधर इम्प्लीमेंट है उधर हम उनके पास पहले भेजते। जो भी पेशेंट मेरे पास आता है, मैं पहले उनको बोलता हूँ कि आप एक बार उनके ऑफिस से आप मिलके आइए, उनके पास से कंफर्मेशन लेके आइए, आपको फैसिलिटी है या नहीं है। वो लिख के देते हैं कि इनको ये फैसिलिटी नहीं है, तो हम उसके तुरंत उसमें हम वर्कआउट करना शुरू कर देते। सेम वैसा ही है महात्मा फुले के लिए भी। लेकिन पेशेंट को क्या लगता है कि हम उसको भगा रहे हैं, वो ये नहीं हम क्या बोलते कि हम ऐसे नहीं बोल रहे कि उधर जाओ और देखो। हम ये बोलते वहां जाइए, आपके पेपर्स दिखाइए, उधर वो चेक करेंगे, वो इंफॉर्मेशन क्या देते हैं वो हमें आके बताओ, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर वो नहीं करेंगे तो हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन ये कभी कभी पेशेंट की समझने की कोशिश नहीं करते, तो थोड़ी सी दिक्कतें आ जाती है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो अच्छी तरह कोऑपरेट करके आके बताते भी है। तो आयुष्मान भारत कोविड के लिए, अभी मैंने आज मुझसे बात किया जो आयुष्मान भारत के कोऑर्डिनेटर है, उन्होंने बोला कोविड के लिए भी हमारे पास सपोर्ट है। लेकिन वो बोलते कि पेशेंट हमारा में अप्रोच नहीं होता है। अगर पेशेंट अप्रोच होता है तो उनके व्हाट्सएप नंबर्स भी है, वो व्हाट्सएप नंबर से भी वो डॉक्यूमेंट अगर वो शेयर करते हैं तो भी वो कोविड के लिए सपोर्ट करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे लोगों ने या हमारे पेशेंट ने वहां वर्कआउट, वहां जाके मिलना चाहिए, उनसे इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो हमारे पास आके बोलना चाहिए नहीं है। कभी कभी हम भी उनके साथ बोलते कि इसका क्या कर रहे हैं आप, दे रहे या नहीं दे रहे। तो ये ढंग से सब काम किया जाता है। लेकिन मेन रोल वही आता है कि कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंट और हम और उसके केयर गिवर और वो देने वाले सर्विसेज। ठीक है, फिर अकोमोडेशन के बारे में अभी बोलेंगे या? मैं जादव मैडम को बोलता हूँ, क्योंकि उन्होंने पिछले 2-3 महीने बहुत अच्छा उसमें काम किया है, तो वो अच्छी तरह से समझाएंगे कि उन्होंने काम क्या किया और अभी वो कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है। ओके, तो वंदना जी, अकोमोडेशन बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल टॉपिक था, क्योंकि अकोमोडेशन बहुत सारे हमारे पेशेंट टाटा हॉस्पिटल के जो है वो बाहर से आते हैं, लोकल तो है ही मगर बाहर से बहुत ज्यादा लोग आते हैं।
अब ये बाहर से जो लोग आए, सबसे पहले कोविड टाइम में ये बड़ा चैलेंज था कि जो थे वो स्ट्रैंडेड थे, उनको जा नहीं पा रहे थे क्योंकि ट्रांसपोर्ट बंद था। तो जो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड जगह थी वो ऑलरेडी उधर ही थे, तो भरी हुई जगह थी। और जो अपना खर्चा करके अलग अलग तरीके से जो पहुंचे बाद में प्रोसेस में, इनको रखना बहुत डिफिकल्ट हो गया था। और बेसिकली प्रॉब्लम क्या हुआ था कि हमने पूरा, एक्चुअली आपको बिलीव नहीं होगा, हमने करीब करीब 1000 पेशेंट्स का डेटा जनरेट किया। मतलब अप्रैल में जब हमने डेटा एनालिसिस किया कि कौन से सेंटर पे कितने लोग हैं, मतलब नाना पालकर में कितने हैं, बोर्जेस में कितने हैं, नूरी मुसाफिर खाने में कितने, ऐसे हमने करीब करीब 25-30 जगह थी जहां हमारे पेशेंट्स रहते। ओके, ये अवेलेबल इंफॉर्मेशन था, अभी बहुत सारे डेटा ऐसा था और जानकारी ऐसी थी जो हमारे पास नहीं थी, मगर जो आहिस्ता आहिस्ता 1000 लोगों का ये डेटा हमने करीब 8 दिन के अंदर असेस एनालाइज किया, कौन किधर है, और हर सेंटर का पॉजिटिव पेशेंट जो है उसका ट्रैकिंग। अगर कोई पॉजिटिव होता है, जैसा नूरी में एक टाइम करीब करीब 5 लोग पॉजिटिव हो गए, 5 लोग पॉजिटिव हो गए, मतलब पूरा नूरी मुसाफिर खाना बंद करने का टाइम आया। बोर्जेस में काफी सारे लोग पॉजिटिव हो गए, बोर्जेस बंद करना पड़ा। सेंट जूड्स में पॉजिटिव आ गए, सेंट जूड्स बंद करना पड़ा। नाना पालकर ने बहुत बड़ा अच्छा रोल प्ले किया था कि उन्होंने जो लोग थे उनका 3-3.5 महीना पूरा ख्याल रखा, खाना, नाश्ता, उनको तेल, पानी, साबुन। सो बहुत सारे लोगों ने इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन किया। और अकोमोडेशन फैसिलिटी के बारे में हमको ये कितनी सारी चीजें मालूम नहीं थी, वो इस दरमियान हम सीखे कि लोग कैसे रहते हैं और कितने मॉडिफिकेशंस उसके बाद हमने लाए। तो रात को 2-2 बजे तक पहले बैठ के ये डेटा इकट्ठा करने के बाद लोगों को फोन किया, हर व्यक्ति जहां अलग जगह रहता था उसको कांटेक्ट किया, उसका ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट कौन से दौर में है, अभी वो किधर है, अभी उनका क्या वे। ऐसे 1000 लोगों के साथ हमने एक्चुअली इंडिविजुअली फोन पर बात किया एंड देन वी पुट देम टुगेदर। देन हमने बोर्जेस होम का रिस्ट्रक्चरिंग किया, बोर्जेस होम को हमने पूरा रिशफल किया। तो बोर्जेस होम के ऊपर के 3 फ्लोर्स वर ओनली कोविड, जो नीचे के लोग थे उनका ख्याल रखना, उनको खाना प्रोवाइड करना, ये सारे लोग मिक्स ना हो इसके लिए ट्रांसपोर्ट बंद कर दिया, इमरजेंसी के हिसाब से ही लोग आएंगे। बोर्जेस होम के पेशेंट्स के साथ हमारे डॉक्टर्स लोग पर्सनली जाके वीकली बात करते थे पब्लिक एड्रेस पर कि क्या कोविड के बारे में उनको इंफॉर्मेशन देना। उसके बाद नूरी मुसाफिर खाने में छोटी छोटी जगह पर हमने जाके लोगों के साथ बात किया, इंफॉर्मेशन लिया। उनके काफी सारा डर था लोगों के बीच में जो मैनेज कर रहे थे। जैसे अपना क्या बोलते गुरुद्वारा थे, तो गुरुद्वारा में इतना भय था लोगों का, किसी ने सामान फेंक दिया था, किसी का और कुछ हो गया था। ऐसे लोगों को रात को 11 और 12 बजे हमने जगह अरेंज करके दिया। तो इतना फियर और इतना स्केयर था उस टाइम। हर व्यक्ति को रात को 12 और 2 बजे तक हमने टेलीकॉन किया है लोगों को कहाँ डालना है। होटल्स में पंकज चतुर्वेदी सर, बहुत सारा एक बड़ा टीम बनाया था। एंड आई एम टेलिंग यू, हर व्यक्ति को, हर पेशेंट जो भी डिफिकल्टी में था उस टाइम हमने मदद किया। पूरा फुटपाथ हमने खाली करके अलग अलग जगह पर पेशेंट को भेज दिया, खारघर में भेजा, सर्वोदय में भेजा, होटल्स में भेजा। तो जहां जहां जगह मिली गवर्नमेंट सेंटर्स में भेजा, फर्स्ट कॉन्टैक्ट क्वारंटाइन सेंटर्स में भेजा। ऐसे करके हमने पूरा क्या बोलते हर व्यक्ति को एक छत्र दिया कि वो रास्ते पर ना रहे और असुरक्षित ना रहे, ताकि वो सिक्योर रहे। तो इनके नीड्स कैसे एड्रेस करते थे, कुछ भी हुआ मैंने अपना फोन नंबर, परब सर का फोन नंबर, हॉस्पिटल का फोन नंबर हमने सबके साथ शेयर किया था। कुछ भी दिक्कत आती है फोन करो, वी आर देयर। बहुत सारे पेशेंट्स फुटपाथ पर रहते थे, बस गाड़ी में भी लोगों ने टाइम निकाला है। जैसे गाड़ी करके आए हैं तो 2-3 दिन जगह मिलने तक या उनका एडजस्टमेंट होने तक लोग गाड़ी में, अपनी गाड़ी में रहते थे। तो इनको भी, और अंदर आना भी मना था क्योंकि हम लोग ट्राई कर रहे थे कि कम से कम लोग अंदर आए, क्योंकि कौन पॉजिटिव है, कौन फर्स्ट कॉन्टैक्ट है, कुछ नहीं समझता था। इतना सारा कियोस टू कंट्रोल बोलेंगे, दैट वाज अ बिग जर्नी इन अकोमोडेशन। आहिस्ता आहिस्ता फिर हमने ये डिसाइड किया। एक टाइम हमको मालूम हुआ कि लोग डर गए हैं, तो ये डर निकालने के लिए हमने एक वेबिनार जूम मीटिंग रखा। तो ये सारे सेंटर्स को हमने फोन किया, उनको तैयार किया। बहुत सारे लोगों को जूम डाउनलोड करने ये नहीं मालूम था, इट वाज रियली अ चैलेंज। वो सारा चीज उनको सिखाया। फिर डॉक्टर्स, मेरे ख्याल से डॉक्टर तुषार, डॉक्टर निर्मल्य थे, और इन्होंने पूरे ये सारे लोगों को ऑनलाइन एड्रेस किया
कोविड के बारे में जानकारी दिया, क्या ख्याल रखना है, क्या करना है, कैसे मेंटेन करना है, कोविड पॉजिटिव आता है तो क्या करना है, हाउ टू डिग्निफाइड ट्रीटमेंट कैसे देना है ये टाइम पर, ये जो चीज थी वो हमने लोगों को सिखाई, ताकि वो डर ना रहे अंदर मन में। तो नाना पालकर का बड़ा एग्जाम्पल मुझे शेयर करना है कि नाना पालकर में जब पेशेंट पॉजिटिव हुआ, तो जब उन्होंने हमारा मीटिंग के बाद हमने उनको बताया कि ना एक काम कीजिए कि कैसा खाना देंगे, तो उन्होंने जो पॉजिटिव पेशेंट होता था उसके रूम के बाहर एक टेबल रखा था, और वो पेशेंट का सारा खाना, नाश्ता, चाय बहुत डिग्निफाइड तरीके से टेबल पर रखते थे, और फिर पेशेंट दरवाजा खोल के वो अंदर लेता था, और हर चीज, आई मीन दिस वाज व्हाट वाज नीडेड। ये मीटिंग के बाद सारे लोग थोड़े कंफर्टेबल हो गए जो सेंटर्स चला रहे थे। फिर उन्होंने क्या मॉडिफिकेशन किया, तो जहां पर 500 लोग रहते थे वहां पर उन्होंने 50% कट ऑफ कर दिया, और 300 और 200 लोगों को ही रखा, 4 की जगह 2 ही लोगों को रखा, सोशल डिस्टेंसिंग का जो नॉर्म्स है वो फॉलो किया। तो ये कोविड का जर्नी हैज रियली ब्रॉट अ न्यू वे टू लुक, एक नए तरीके से खुद को देखा है लोगों ने। लेडीज का ख्याल रखा है, जैसे 2 लेडीज है तो उनको अलग कैसे रखे, उनको प्रोटेक्शन कैसे दे। तो छोटी छोटी चीजों का हमने अकोमोडेशन के टाइम बहुत ख्याल रख के लोगों को मदद करने की कोशिश की। आज की तारीख का क्या प्रॉब्लम है, आज की तारीख में अकोमोडेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, लोगों को कोविड टेस्ट, कोविड नेगेटिव का रिपोर्ट चाहिए। हर टाइम हमने गवर्नमेंट नॉर्म्स फॉलो किया है। जब शुरुआत में गवर्नमेंट ने बोला कि पेशेंट और उसका सगे वाले का टेस्ट करना है, हम सारे विद टाइम गवर्नमेंट ने हमको जैसे जैसे नॉर्म्स बदले वैसे वैसे हमने भी हमारे नॉर्म्स बदले। तो जब सिर्फ पेशेंट का टेस्ट करना था, पेशेंट का किया, सगे वालों को टेस्ट करने का जरूरत नहीं था, सिम्टम नहीं है, नहीं किया। अभी क्या हो रहा है कि करो, जो सेंटर कह रहा है कि हमको कोविड का टेस्ट का रिपोर्ट चाहिए, अभी हम उनको गाइड कर रहे हैं कि प्राइवेट सेंटर्स किधर है, वहां जाके वो टेस्ट करे। कुछ सेंटर्स अपना पैसा देके वो लोगों का टेस्ट करा रहे, वी आर एडवोकेटिंग फॉर दैट। जिनको दे आर नॉट श्योर वेदर कोविड का रिपोर्ट चाहिए या नहीं चाहिए, तो देन उनको गाइड करते हैं हम कि भैया अगर सिम्टम नहीं है तो डरना नहीं है, ले लो, कुछ हो जाता है, वी आर देयर, वी विल हेल्प यू आउट, अगर भय निकाल दो। अब कोई गांव से आता है, कोविड रिपोर्ट है, 2 दिन 3 दिन पहले टेस्ट किया है, वी आर टेकिंग इट, उनको बोल रहे सगे वाले को अगर सिम्टम है, फीवर ओपीडी में भेजो, स्क्रीनिंग करेंगे, अगर वो फिट है ले लो। तो अभी क्या बोलते हैं, 1-to-1 बेसिस पर हम हर सेंटर के साथ टच में हैं और हम उनको गाइड कर रहे हैं। तो आज की तारीख में कुछ सेंटर्स हार्ड एंड फास्ट है। अभी प्रॉब्लम कैसे हो गया है कि इनका स्क्रीनिंग अलॉटमेंट कैसे करेंगे। अभी परसों मेरे ख्याल से 2 दिन पहले नाना पालकर में एक पेशेंट पॉजिटिव हो गया, फिर तो नाना पालकर ने, नाउ दे आर नॉट स्कैर्ड, तो उन्होंने क्या बोलते कोविड पॉजिटिव रूम्स जरा अलग करके रखे हैं, तो वहां पेशेंट को शिफ्ट कराते हैं ताकि वो मिक्स ना हो, और हमारा हॉस्पिटल जैसे जैसे गाइड करता है वैसे वैसे उनको भेजते हैं। तो ये नया क्या बोलते हैं, न्यू नॉर्मल जैसा बोलेंगे वो हो रहा है। और अभी कुछ क्या हो रहा है कि जो NACI से जो लोग आते हैं तो उनको हम बांद्रा में भेजते हैं। तो ट्रीटमेंट क्या है, बहुत सारे कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स कंटिन्यूअसली पॉजिटिव आ रहे हैं, 1 महीना तक 4 टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, 5 टेस्ट फॉलोअप पॉजिटिव आ रहा है, इनका भी ट्रीटमेंट प्लानिंग हो रहा है। तो इनको हम सिक्योर जगह पर रखते हैं, ये कहाँ रहते हैं इसका फॉलोअप होता है, डॉक्टर्स के पास इनके डिटेल्स होते हैं, सोशल वर्कर्स के इनके डिटेल्स होते हैं, और उस हिसाब से इनको हम लोग हैंडल कर रहे हैं। तो अकोमोडेशन अभी हम बहुत सिलेक्ट करके दे रहे हैं कि हम चेक कर रहे हैं कोई सिम्टम नहीं है, बाहर से आया है, वार्ड से जो पेशेंट आते हैं या कीमोथेरेपी कंप्लीट कर रहे हैं, रेडिएशन है, तो इनको टेस्ट का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे हॉस्पिटल के अंदर ऑब्जर्वेशन के अंदर है, तो इनको हम कहीं पर भी भेज सकते। हम फोन करके बोलते हैं एक्टिव ट्रीटमेंट वाला है, टेस्ट का जरूरत नहीं, ले लो। अगर रैंडमली कोई आता है तो हम लोग थोड़ा सा ख्याल रखते हैं कि हम कैसे रेफर करेंगे। सो वी आर फॉलोइंग लॉट ऑफ गाइडलाइंस इन अकोमोडेशन। सुनीता, आपने बताया ना न्यू चैलेंजेस इन लर्निंग, और उसके बारे में हमेशा हम लोग जन्माष्टमी का प्रोग्राम नाना पालकर में बहुत जोर शोर से सबके साथ मनाते थे, लेकिन इस बार हर एक को जूम का लिंक दे दिया था एंड वी ऑर्गेनाइज द प्रोग्राम, और सबने अपने अपने रूम में बैठ के जन्माष्टमी का कार्यक्रम करा। So it was a new way of dealing with things, and like you said, new way of learning, and people were happy. We were happy कि थोड़ा बहुत change उनके life में ला सके, and they were all safe also. सब अपने room में थे, तो इसलिए वो safety angle हो गया था.
So I think all of us will learn and maybe do things. नीलम जी, आपसे एक बात बहुत जरूरी पूछनी है. आप सोच रहे हो गया पता नहीं क्या जरूरी बात पूछने वाले हैं. ब्लड डोनेशन के बारे में, ब्लड प्रोक्योरमेंट के बारे में, ये सब बहुत 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 बड़े इश्यूज है. और आप तो ब्लड कैंप्स वगैरह रेगुलरली करते हो, ब्लड जमा भी करते हो, और इस समय क्या हो रहा है, देने वाले दे रहे हैं कि नहीं, क्योंकि लेने वालों को तो जरूरत पड़ेगी ना. तो आप थोड़ा उसमें बताइए क्या कर सकते हैं. जी मैम. मैम, जब भी से कोविड कंडीशन जैसे स्टार्ट हो गई, तभी से लेके जैसे फरवरी तक तो बहुत अच्छी कंडीशन थी, लेकिन मार्च महीना जैसे आया, जैसे सब लॉकडाउन होना चालू किया, शुरू के कंडीशन में ऑलमोस्ट हमारे कॉर्पोरेट में से हम लोग को फोन आते थे कि मैडम लॉकडाउन के वजह से हमारी कंपनी हमको अलाउ नहीं कर रही है, मैडम हमको ये प्रॉब्लम आ रही है, हमको परमिशन ही नहीं मिल रही है, तो लोगों का सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह तो हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे. तो शुरू के दिनों में बहुत ही डिफिकल्टी आनी शुरू हो गई. हमको भी नहीं समझ में आ रहा था कि हमको ये कोप अप कैसे करना है. मार्च महीना कैसे कैसे करके तो निपट गया, क्योंकि हमारा थोड़ा फरवरी का स्टॉक था. हम लोग ने जो भी सर्जरीज थी वो हम लोग ने हेल्प की पेशेंट को, और वही दरमियान हमारे यहाँ पे जो सर्जरीज थी उसका भी नंबर बहुत कम होना चालू हो गया. तो समहाउ हम लोग ने मार्च महीना कैसे कैसे करके निभा लिया. लेकिन धीरे धीरे हमको ये दिक्कत आने लगी कि कोई भी कैंप्स नहीं आ रहे, तो कंसल्टेंट्स के ग्रुप में डिस्कशंस चालू हो गए. तो कंसल्टेंट के लेवल पे ये बात होनी चालू हो गई कि अरे अभी क्या, अभी हमारे पास ब्लड स्टॉक नहीं है, आगे हम लोग सर्जरीज कैसे कर पाएंगे, कोई पेशेंट को ना तो नहीं बोल सकते हैं, तो उनकी सर्जरीज कैसे हो पाएगी. तो हमारे कंसल्टेंट्स ने भी मिलके हमें बहुत हेल्प की. तो कंसल्टेंट बोले कि ठीक है, बाहर से हमको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो हम हमारे सोसाइटीज में ट्राई करेंगे, हमारे सोसाइटी में हो पाएगा कि नहीं वो कोशिश करेंगे. तो वो हिसाब से हमारे कंसल्टेंट ने वर्कआउट करना चालू किया. थोड़े थोड़े हमको उनके से कैंप मिलने चालू हो, लेकिन कैंप मिलने के लिए हम एक तो प्रोटोकॉल डेवलप करना बहुत जरूरी पड़ा. तो हमारी टीम ने, डीटीएम की टीम ने, हमने एक अच्छी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का एक प्रोटोकॉल तैयार किया कि हमको क्या करना जरूरी है. लोगों को कॉन्फिडेंस आना जरूरी है कि कोई भी अगर वो कैंप में आते हैं तो उनको इन्फेक्शन ना लगे, उनको कोई भी तकलीफ ना हो, और अच्छी तरह से कम समय में उनका अच्छी तरह से ब्लड डोनेशन हो पाए. इसके लिए हम लोग ने, हमारे खुद के टीम ने बहुत सारे ब्रेनस्टॉर्मिंग किए, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. अगर ये हम लोग ये 3-4 महीने का अगर हम लोग ने ये जो मेहनत की है, उसके ऊपर हम लोग ने एक अच्छी तरह से कुछ प्रेजेंटेशंस भी बनाए कि हम लोग कोविड के कंडीशन में हम लोग अच्छी तरह से कैसे ब्लड डोनेशन ड्राइव कर सकते हैं. उसमें हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन कर सकते हैं. मास्क, जैसे कोई डोनर कैंप साइट पे आता है तो कैंप साइट से लेकर डोनेशन होने तक जो भी 25-30 मिनट का, 30 मिनट का जो भी समय होता है, वो किस तरीके से खुद को प्रोटेक्ट करे और अपने स्टाफ को भी प्रोटेक्ट करे, इसका पूरा गाइडेंस हम लोग कैंप चालू होने के पहले हम लोग ऑर्गेनाइजर्स को देते हैं. जितना हो सके उनको पूरा एजुकेट करते हैं कि कोई भी सोशल ये अपना जो ब्लड डोनेशन ड्राइव होना है उसके हम लोग पहले कैसे तैयारी करें. अगर हमारा कैंप 4 घंटे का है, 6 घंटे का है, तो 6 घंटे में हम लोग 1 घंटा भी कैसे प्लान करें. प्री रजिस्ट्रेशन हमको कैसे करना है. अगर डोनर्स आते हैं, 100 का ग्रुप है लोगों का, तो हमको ये 6 घंटे में हमको उनको कैसे मैनेज करना है कि 1 घंटे में अगर डोनर को 15 से 20 मिनट लगता है एक बेड पे डोनेशन करने के लिए, तो अगर हम लोग कुछ बेड्स का सेटअप करते हैं तो वो बेड का सेटअप 1 घंटे में हमको कितना डोनर कर पाएगा. तो हम लोग उनको एग्जैक्टली वैसे एक्सप्लेन करते हैं. और आपको भी ताज्जुब होगा कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन ने हमको वही तरीके से मदद भी की है. प्री रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी बोला है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने को बोला है, तो वो हिसाब से उन्होंने वैसे किया भी है. उनका प्री रजिस्ट्रेशन 1 हफ्ता 2 हफ्ते पहले से उनका चालू होता है, और उनको जैसे बताया गया है वो हिसाब से डोनर्स आते हैं. अगर डोनर्स रिजेक्ट भी होते हैं तो उनका वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि अरे 2 डोनर्स अपने रिजेक्ट हो गए, इमीडिएटली 2 डोनर्स को आप आगे से बुलाओ, तो ताकि हम लोग अच्छी तरह सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर पाए और हम डोनेशन के कैंप्स कर पाए. तो हमें इस कैंप में बहुत सारे लोगों की मदद होती है. शुरू में जैसे मैंने बताया कंसल्टेंट ने लीड लिया,
फिर धीरे धीरे मेडिकल ये अपने हेल्थ मिनिस्टर ने अपील किया था सोसाइटी को कि ब्लड का बहुत शॉर्टेज हो रहा है, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन ने आगे होके ब्लड डोनेशन ड्राइव करी है। तो उस तरीके से थोड़ा पॉलिटिकल लीड शिवसेना बीजेपी ये लोगों ने थोड़ा लीड लिया और हमको कैंप्स देने चालू किए। फिर धीरे धीरे दहीहंडी का समय आया, तो दहीहंडी के लोगों ने जो कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, सोशल एक्टिविटी करने को मना किया था, दहीहंडी करने को मना किया था, तो इसका उन्होंने एक सही तरीके से इस्तेमाल किया और उन्होंने ब्लड डोनेशन एक्टिविटी थ्रू आउट मुंबई एरिया में कवर अप की। तो इसके वजह से क्या हुआ, पूरा सोशल जो ग्रुप्स था वो ब्लड डोनेशन ड्राइव्स में जुड़ गया, ना कि सिर्फ टाटा हॉस्पिटल, लेकिन भले सब हॉस्पिटल्स को इस सोशल एक्टिविटी से फायदा हुआ है। तो वो हिसाब से हमको सोशल ग्रुप से भी बहुत मदद हुई। गणपति के सीजन में गणपति ग्रुप से भी हमको मदद हुई, हमको ब्लड डोनेशन कैंप्स। इस तरीके से हम लोग ने बहुत सारे कैंप्स, ऑलमोस्ट 40-45 कैंप्स हम लोग ने 5-6 महीने में कवर अप किए, और विद प्रॉपर गवर्नमेंट नॉर्म्स जो भी बताए गए थे वो नॉर्म्स के हिसाब से ही हम लोग ने एक कैंप किए। तो अभी हम लोग सेफ्टी पेशेंट्स को बोल सकते हैं कि आप ब्लड की चिंता मत करिए, नीलम जी हैं वो आपको पूरा हर तरह से सपोर्ट करेंगी और आपको ब्लड का या ब्लड के कंपोनेंट्स में हेल्प करेंगे। मैम ये तो है, लेकिन मैं तो आपको ये भी बताना चाहूंगी कि हमको अपील भी करना है, हमको ज्यादा से ज्यादा कैंप मिलने भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि पूरा हम लोग कवर अप कर पा रहे हैं, हमको मुश्किल भी आ रही है, ब्लड शॉर्टेज भी हो रहे हैं मैम। सिर्फ ब्लड कैंप से पूरा हम लोग फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। एक्चुअली पहले क्या होता था, ब्लड कैंप भी ज्यादा होते थे और हर पेशेंट के साथ 2 रिलेटिव्स आते थे। बैंक्स वगैरह में भी जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग करते थे, अब रिलेटिव भी एक ही आ रहा है। फिर उन लोग के मन में शायद ये रहता है कि अगर हमने ब्लड दिया तो हम कमजोर हो जाएंगे, तो फिर आगे क्या होगा। तो इस तरह की भी हमारे मन में सब भावना है ना, तो वो उसके ऊपर भी अगर आप लोग शायद आई एम श्योर आप कर रहे होंगे उनको बताने को, क्योंकि ये एक मन में डर रहता है सबको कि अगर हम साथ में आए, हमने ब्लड डोनेट किया और हम वीक हो गए तो हम उनको उनकी देखभाल कैसे करेंगे, अभी हम अकेले आए हुए। जी मैम, हम लोग रिलेटिव्स के ऊपर तो स्ट्रेस नहीं डाल सकते हैं, लेकिन हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं। जो हेल्दी लोग हैं और पॉसिबल है उनको डोनेशन करना, दे आर ऑलवेज वेलकम टू कम एंड डोनेट। तो उसमें हम लोग किसी को स्ट्रेस नहीं कर सकते हैं। तो और हम लोग कोशिश करते हैं। क्या मैम? नहीं, you said something? No, I was going to ask Mr. Parab about कि OPD में is there a restriction on the number of people per day? क्योंकि कुछ हॉस्पिटल्स ने ऐसे कहा है कि हम रोज का 10 आदमी या 20 आदमी देखेंगे, उससे ज्यादा नहीं देखेंगे। तो टाटा हॉस्पिटल में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या? नहीं, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अच्छा, तो खाली हम लोग हाँ एक सगे वाला पेशेंट के साथ वी आर अवॉइडिंग टू मेनी पीपल इन। तो हर एक पेशेंट को एक वो दिया है, क्या बोलते हैं, स्टिकर देते हैं, तो वो दिखाने के बाद ही वो अंदर आ सकता है। तो वो सारा चीज जेवियर ग्राउंड पर होता है, उसके बाद ही वो डिसेंट्रलाइज हो जाते हैं। मतलब 20 हो चाहे 25 हो चाहे 30 हो एक दिन के, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारा 50-60 रजिस्ट्रेशन अभी भी है। ऑन अ मंडे इट इज 80 ऑल्सो। हाँ ठीक है, क्योंकि वो भी एक लोगों को रहते हैं ना कि हम आएंगे तो हमारा होगा नहीं या कुछ होगा। अच्छा, ये इसके बारे में मुझे बताइए ना, जो कई पेशेंट्स हैं उन्होंने अपने ट्रैवल कंसेशन फॉर्म पे टिकट ले लिया था, लेकिन फिर ट्रेन कैंसिल हो गई तो वो नहीं ट्रैवल कर पाए, या कई लोग के पास जो फॉर्म है उसकी डेट एक्सपायर हो गई है, तो अब क्या करना है। तो ट्रैवल कंसेशन, उसका फॉर्म, उस सब के बारे में जरा बता दीजिए। हाँ, मैं बताता हूँ उसके बारे में। जनरली जो ट्रैवल कंसेशन रिटर्न नहीं होता है उसका 1 ईयर वैलिडिटी होता है। तो बेसिकली इतने जल्दी किसी का अगर वो लेके गए उसका वैलिडिटी खत्म नहीं होता है। अगर हुई है, क्योंकि ये जो वैलिडिटी डेट है उसके अंदर जर्नी होनी चाहिए। इसके लिए जब टिकट निकलते समय उनको चेक करना पड़ता है वैलिडिटी की जो डेट है और टिकट की जर्नी, वो उस बिटवीन अगर नहीं होते तो टीसी प्रॉब्लम आ सकता है। तो हम हर एक को बोल रहे हैं कि अगर आपकी वैलिडिटी खत्म होते तो हमें ओरिजिनल फॉर्म रिकॉर्ड के लिए भेजना पड़ता है, क्योंकि ऐसा है कि हमने किसी ने वो यूज किया है नहीं किया, हमें डाउट रहता है, क्योंकि उसके रिकॉर्ड पे तो वो गया है।
तो हम उनको गाइड करते कि अगर आपकी वैलिडिटी खत्म हो रही है तो आप आपका फॉर्म भेजो, उसके साथ साथ उनको नया अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, क्योंकि वो सेम अपॉइंटमेंट अगर उनकी चली जाती है तो टिकट कंसेशन फॉर्म जनरेट नहीं होता है। तो हम उनको बोलते हैं कि आपके अपॉइंटमेंट चेंज करके हमें वो काम आप ओपीडी से करो, उनके आपके वो होने के बाद हमें आपका ओरिजिनल कंसेशन फॉर्म भेजो। समझो किसी ने टिकट निकाला है लेकिन वो कैंसिल नहीं किया तो वो कैंसिलेशन भी हमें लगता है, क्योंकि हमें वो देखना पड़ता है कि वो टिकट निकाला है वो कैंसिल, क्योंकि रेलवे हर एक को कैंसिल करके देती है अगर उसका जर्नी वो नहीं कर रहा है तो नहीं, अदरवाइज तो रेलवे में रिकॉर्ड रहता है कि यूटिलाइज किया है टिकट अगर उन्होंने निकाला है, तो अगर भले वो ना चले जाए तो भी, तो वो भी हम मांगते हैं। तो ये 2 सिचुएशन में हम मांग रहे हैं। पहली दूसरी चीज, हमारा जुलाई तक पोस्टिंग सब बंद था, पोस्टिंग नहीं हो रहा था, यानी हमारे यहाँ से भी और उनके यहाँ तो हमें पता नहीं कि पोस्टिंग अभी भी चालू है या नहीं है। तो हमने अभी अगस्त लास्ट वीक से रेलवे कंसेशन का पोस्टिंग शुरू कर दिया है, हॉस्पिटल स्पीड पोस्ट से सब भेज रहा है पोस्टिंग का। तो हमने अभी जो हमको कॉल करके बोल रहे हैं, जिनका मेल आ रहा है उनको हम भेज रहे हैं। तो जिन्होंने मुझे वो सबको एक रिक्वेस्ट है, अगर उन्होंने अपॉइंटमेंट नहीं ली होगी तो पहले अपॉइंटमेंट ले लो, क्योंकि क्या है टाटा में पहले ही बोला गया है कि आप पहले कंफर्म अपॉइंटमेंट लेने के बाद ही टाटा में आइए, ऐसे उठकर मत आइए, क्योंकि उसमें बहुत सारे दिक्कत आते हैं। तो पहला उनका काम यह है कि उन्होंने अगर जिनको अपॉइंटमेंट मिस हो गई है, जिनका रेलवे कंसेशन का डेट वैलिडिटी खत्म हो गया है, उन्होंने न्यू अपॉइंटमेंट लेने के बाद हमें इन्फॉर्म करना है, चाहे मेल से करो, चाहे फोन से करो, या चाहे कुरियर से भेज दो। तो अगर वो जो कैंसिलेशन के डिटेल्स है वो उनको हार्ड कॉपी भेजना पड़ता है, तो वो उनको कुरियर से भेजेंगे तो हम उसको पोस्टिंग इमीडिएट कर रहे हैं। सिर्फ वो हो सकता है कि अगर उनके एरिया में पोस्टल सर्विस चालू नहीं होगा तो शायद उनको लेटर पूछने में दिक्कत आ सकती है, लेकिन हमारा अभी काम पोस्टिंग का शुरू हो गया है। तो एक और बात है, जैसे ट्रैवल कंसेशन दिया आपने और अगर पेशेंट नहीं आ सकते हैं तो कुछ इस तरह की सुविधा है कि अगर वहां पर कोई एनसीजी का हॉस्पिटल है, नेशनल कैंसर ग्रिड के अंडर में कोई है, या कोई आरसीसी है, या कोई और हॉस्पिटल है, उसका रेफरेंस वगैरह कुछ दे सकते हैं? वो हम उनको डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ता है कि हमें क्या करें, फॉलोअप टाटा में हम नहीं आ रहे या उधर हमें करना है, तो वो डॉक्टर उनको गाइड करेगा कि उनका ईएमआर चेक करके कि उनको इधर आना जरूरी है या छोटी चीजें उधर से भी हो सकता है। So that brings me to the next question on teleconsultation. कि टेलीकंसल्टेशन के बारे में बहुत कुछ सुन रहे हैं, कई मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तो डॉक्टर्स अपना नंबर दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि टेलीकंसल्टेशन करें, तो उसी तरह से टाटा में भी कुछ है क्या? है तो फिर उसके क्या नियम है, क्या कानून है, क्या कंसेशन वगैरह के बारे में, रेट्स के बारे में वो कोई आप बता सकते हैं? मुझे लगता है मिसेज जादव ने इनके बारे में इंफॉर्मेशन निकाला है तो वो बात करेगी। अच्छा, तो वंदना जी, मैंने ना आपको व्हाट्सएप पर उसका वो भेजा है जो आप शेयर कर सकते हैं अभी, ओके, टेलीकंसल्टेशन के बारे में। तो ये चाह रहे हैं अभी हम कि बहुत सारे पेशेंट जो हमारे हैं जिनको भी ट्रीटमेंट नहीं है, खाली प्लेन फॉलोअप है, तो ये लोग अपने आप डॉक्टर से मिल सकते हैं। और उसका जो है वो टेलीकंसल्टेशन का फोन नंबर है और मेल आईडी है। तो पेशेंट्स को क्या करना है, वो नंबर पर फोन करना है और अपने सारे जो नीड है वो उस क्या बोलते हैं व्हाट्सएप मैसेज पर डालना है। वो फोन को व्हाट्सएप भी है और मेल आईडी भी है। तो जैसे ही ये लोग अपना मैसेज डालते हैं, हमारा जनरल ओपीडी का रजिस्ट्रेशन का स्टाफ शशि मैडम जो है, ये सारा चीज इसमें देखती है। वो लोग सारा डेटा कलेक्ट करते हैं, हर डीएमजी के पेशेंट्स का डेटा वो डीएमजी का कन्वीनर को जाता है और कन्वीनर, कोऑर्डिनेटर और सेक्रेटरी मिलके लोगों के स्लॉट्स बनाते हैं और ये चार्जेबल कंसल्टेशन है। तो प्राइवेट कैटेगरी में 2000 रुपया है। एम आई ऑडिबल? हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ, ओके, yes you are audible. yeah, suddenly there was silence. I was wondering कि what happened. Okay, so then प्राइवेट पेशेंट्स को उनके स्मार्ट कार्ड से या उनके अकाउंट से 2000 रुपया कट हो जाएगा, जनरल कैटेगरी में 500 रुपए का और एनसी कैटेगरी में 100 रुपीज का। तो ये सारा जो चीज है, ये पेशेंट्स जब कांटेक्ट करते हैं हमारे जनरल रजिस्ट्रेशन के ऑफिस में और इनका डेट, ये लोग पूरा ईएमआर का डेटा निकाल के डॉक्टर्स चेक करते हैं और स्लॉटिंग करते हैं।
कि कौन से पेशेंट्स को कौन सा टाइम स्लॉट देना है, उस हिसाब से वो पेशेंट को इन्फॉर्म किया जाता है और उनको ये बताया जाता है कि ये चार्जेबल है। और कुछ लोगों को उनके जिनके क्या बोलते हैं स्मार्ट कार्ड अकाउंट्स है, तो ये स्मार्ट कार्ड अकाउंट का जो है उनका एक्सेस पेशेंट के स्मार्ट कार्ड के बगैर एक्चुअली आइडियली नहीं होता है। बट इन दिस पर्टिकुलर केस देयर आर सम 3 or 4 पीपल जिनको क्या करते हैं अथॉरिटी दिया है इन 4 लोगों को कि ये स्मार्ट कार्ड का पैसा हम क्या बोलते हैं माइनस कर सकते हैं, डिडक्ट कर सकते हैं, और वो पेशेंट को इन्फॉर्म किया जाता है उससे पहले, ये डिडक्ट करने के पहले, एंड फिर वो डॉक्टर के साथ बात करते हैं। तो बेसिक फॉलोअप, हाँ, अगर किसी को मेडिसिन का जरूरत है इस दरमियान, अगर कंसल्टेशन के दरमियान ऐसे होता है कि उसके अकाउंट में पैसा है और मेडिसिन है, तो कुरियर भी मेडिसिन किया जाता है कुछ लोगों को हॉस्पिटल से, उनके अकाउंट से पैसा या स्मार्ट कार्ड से पैसा यूज करके प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करके पेशेंट वो कुरियर चार्जेस भरता है। तो पेशेंट बताता है कि ये कुरियर वाला है, उसका पेमेंट वो अपने लोकल प्लेस से करता है, कुरियर वाला हॉस्पिटल में आता है, दवा पिकअप करता है और पेशेंट के घर में दवा पहुंच जाती है। तो इसके सारा जो है शशि मैडम करके हमारी जो जनरल ओपीडी की ऑफिसर है, इंचार्ज है, वो ये इसको हैंडल कर रही है। तो टेली कंसल्टेशन इज अवेलेबल। तो सारे लोगों को अभी बॉम्बे आना जरूरी नहीं है। सो दैट विल, कितना टाइम बचता है लोगों का, एक तो ट्रैवल टाइम बचेगा, रहने खाने का पैसा बचेगा, इट इज एडवांटेजेस। हाँ, अनलेस कोई ऐसी इमरजेंसी है कि इंटरवेंशन का जरूरत है या इमीडिएट मेडिकल अटेंशन का जरूरत है और वो ऐसा मेडिकल अटेंशन है कि लोकल प्लेस पर हो सकता है, तो वो डॉक्टर्स उनको उस टाइम गाइड करेंगे या पेशेंट वो अपना चॉइस एग्जर्ट कर सकता है। इफ दे फील कि नहीं आपको आना जरूरी है, तो देन दे विल गिव यू एन अपॉइंटमेंट। सो टेली कंसल्टेशन अच्छी तरह से हो रहा है। हाँ, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, अगर आपके पास नहीं स्मार्ट कार्ड है लेकिन स्मार्ट कार्ड में पैसे नहीं है, डाटा हाँ, में पैसे नहीं है, तब क्या करना पड़ेगा? तो ये लोग फोन पर बात करते हैं और ऑनलाइन पेमेंट्स का भी अवेलेबल फैसिलिटी है। सपोजिंग मेरे स्मार्ट कार्ड में आज पैसा नहीं है, तो आई कैन ट्रांसफर मनी ऑनलाइन ऑन माय स्मार्ट कार्ड। सो वो भी सुविधा गाइड किया जाता है, ये भी गाइडेंस पेशेंट को दिया जाता है, तो कर सकते हैं। सो और ये है हमारा जनरल ओपीडी का सेंट्रल रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट कर रहा है, प्राइवेट और जनरल पेशेंट्स का दोनों। और हाँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वांट टू शेयर इज टेलीकंसल्टेशन में यू नीड नॉट बी अ टीएमएच रजिस्टर्ड पेशेंट। कोई भी आदमी बाहर से अगर अपना पेपर देना चाहता है कंसल्टेशन के लिए, तो वो भी कर सकता है। तो ऐसे मेरे ख्याल से 17 अगस्त को ये सुविधा चालू हुई है और 300 लोगों ने इसका लाभ लिया है और 56 लोगों ने इसका नॉन टीएमएच लोगों ने कंसल्टेशन लिया है, जिनका टीएमएच में रजिस्ट्रेशन नहीं था पहले, मगर इन्होंने ये फैसिलिटी यूज किया है। दे आर 56 पीपल। सो नाउ अगेन बहुत सारे लोगों को अभी बॉम्बे आने की जरूरत नहीं है, तो पेपर कैसे अपलोड करना है, रिपोर्ट कौन से चाहिए, क्या चाहिए, सारा गाइडेंस दिया जाता है और वो डॉक्टर को फेस टू फेस बात कर सकते हैं। तो आई थिंक टेक्नोलॉजी इज हेल्पिंग अस। कोविड हैज टॉट अस मेनी गुड लेसन्स कि वी कैन सेव टाइम, रहने खाने का पैसा, एवरीथिंग, एंड प्लस गेट द बेस्ट केयर। ठीक है। एक और बात है सुनीता, कई पेशेंट्स ये कहते हैं आप लोग का नेचुरली ये नंबर बहुत या तो व्यस्त होगा या काम करने वालों की कभी कभी कमी भी हो जाती है कि वो लोग फोन कर रहे हैं लेकिन कोई उस फोन को उठाता नहीं है। तो अगर कोई नहीं उठा रहा तो कोई पर्टिकुलर टाइम है जब करना चाहिए या कभी भी कर सकते हैं? देखो, टेली कंसल्टेशन के लिए एक अलग नंबर दिया है, बराबर, और वो व्हाट्सएप नंबर भी है, तो बहुत बारी आप मैसेज भी डाल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा हमको भी थोड़ा वाइजनेस यूज करना है कि अगर मेरा फोन नहीं लग रहा है और वो व्हाट्सएप नंबर है या हम लोग एसएमएस वो नंबर पर डाल सकते हैं। आई एम श्योर ये फैसिलिटी अगर हमने क्रिएट की है तो उसके बैकअप्स भी कुछ है, ठीक है। बहुत नंबर बोर्ड कभी कभी बिजी हो जाता है। हमारा सोशल सर्विस का एक नंबर है, वो भी चाहिए तो आप शेयर कर सकते हैं। मेलबा या कोई अगर ऑनलाइन होगा तो वो शेयर करेंगे वो नंबर भी। हाँ हाँ, तो ये जो चारा चीज है ना, होता है ऐसे बहुत बार कि लोगों को हॉस्पिटल में कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो आई थिंक इफ एनजीओज वांट टू हेल्प आउट इन दिस पर्टिकुलर थिंग, आई थिंक वी विल गेट इन टच विद शशि फर्स्ट एंड चेक कि क्या पॉसिबिलिटीज है ऐसे समय पर, क्या क्या कर सकते हैं। बट मेरे ख्याल से एसएमएस, व्हाट्सएप मैसेजेस और ईमेल तो डाल ही सकते हैं अगर वो कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं तो। ठीक है, लेकिन इसमें और नव्या
नव्या भी एक है जो कि एनसीजी के साथ में टाटा हॉस्पिटल के साथ में जुड़ी हुई है, तो वो भी सर्विस लोग यूज कर सकते हैं। उसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? नव्या के बारे में ना हम लोग डायरेक्टली डील नहीं करते हैं। नव्या का वेबसाइट पर बहुत सारा है, मे बी यू आर एन एनसीजी मेंबर, तो मेरे ख्याल से आई वुड रिक्वेस्ट यू ओनली टू हाईलाइट फ्यू थिंग्स, बिकॉज मुझे बेसिक इंफॉर्मेशन है टेली कंसल्टेशन के जैसा ही कि नव्या का वेबसाइट पर यू हैव टू गो रजिस्टर योरसेल्फ एंड देन अपलोड योर पेपर्स एंड जो ऑनलाइन पेमेंट करना है वो, इफ यू वांट टू ऐड इन प्लीज। मेरे को तो ये मालूम है कि नव्या का जो वो है navya.care है, उसमें जब जाते हैं तो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आता है, उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भर देना है। वो भरने के बाद फिर वो आपको बताएंगे, आप उनका बहुत स्टेप वाइज गाइडेंस है। फिर आप अपने मतलब जो बीपीएल या बीपीएल कैटेगरी के पेशेंट्स हैं उनके लिए वो सर्विस फ्री है, और बाकी जनरल के लिए शायद पर्टिकुलर बहुत कम चार्ज है, और बाकी लोगों का फ्री जो है वो 10,000 रुपीज इंक्लूडिंग टैक्सेस है, और आर्मी के लोगों के लिए फ्री है। और उसके बाद आप अपनी सारी रिपोर्ट्स लोड कर दीजिए। अगर उन्हें कोई प्रश्न वगैरह होते हैं तो वहां से आपके पास फोन आता है और आप सारी चीजें बता सकते हैं जो उनको चाहिए। और उसके अलावा फिर नॉर्मली विदिन 24 आवर्स, मैक्सिमम 36 आवर्स, 48 आवर्स में आपको सारी आपकी रिपोर्ट आ जाती है। और जो आपको कैंसर है उसके जो स्पेशलिस्ट हैं एनसीजी में, इट्स नॉट नेसेसरी कि सब डॉक्टर्स टाटा के ही हो, जहाँ के भी होंगे, लेकिन वो स्पेशलिस्ट हैं उस फील्ड में, वो लोग आपको जवाब देके भेजते हैं, तो उसके हिसाब से आप फॉलो अप कर सकते हैं। कोविड के टाइम में मैंने देखा है नव्या का कंसल्टेशन बहुत ज्यादा लोग मतलब यूज कर रहे हैं और काफी सक्सेसफुल भी हुआ है। लेकिन अगर ये टाटा का भी अब शुरू हो गया तो 2 ऑप्शंस हो जाएंगे जो दे कैन डू बोथ, एंड लाइक यू आर सेइंग कि non Tata people have also come on to this consultation and they have been benefited, so it's like double चीज है ना, 2 चीजों से आपको फायदा हो सकता है। हाँ, वंदना आई जस्ट वांट टू ऐड कि ये जो टेली कंसल्टेशन का जो हमने बताया ना 2500 और 100, इसका वैलिडिटी इज फॉर 15 days, so you can in 15 days you can do 3 free consultations in this। अच्छा, तो जो 2000 अगर कोई प्राइवेट पेशेंट भरता है तो वो डॉक्टर को 3 बार 15 दिन के अंदर बात कर सकता है एंड ही नीड नॉट पे। अच्छा, ठीक है। So this is a very good thing again। तो ऐसा हो सकता है कि कभी टेस्ट करने हैं, सीटी स्कैन करना है, एमआरआई करना है, तो 8-10 दिन तो लग, तो वो ये सारे रिपोर्ट फॉलो, ठीक है। एनीथिंग, so this is generally about टेलीकंसल्टेशन। So now what I want to ask is कि कीमोथेरेपी में तो चलो ठीक है, आप जाते हो डे केयर में, आपने कीमोथेरेपी ले ली और आप आ गए, या आप ओरल टैबलेट्स ले रहे हो तो कोई बात नहीं है, इतनी चिंता की बात नहीं है। लेकिन जो पेशेंट्स को सबसे ज्यादा चिंता है वो रेडिएशन के बारे में है या सर्जरी के बारे में, क्योंकि रेडिएशन में भी मशीन है जो कि मल्टीपल लोग यूज कर रहे हैं, तो कोविड का एक मन में टेंशन रहती है, तो उसको आप कितनी बार सफाई करते हो, पोंछते हो, क्या करते हो। और दूसरा सर्जरी के लिए कि हाउ लॉन्ग इज द वेटिंग लिस्ट। एक्चुअली वेटिंग लिस्ट का तो सबके लिए वो है कि हाउ लॉन्ग इज द वेटिंग लिस्ट, तो वो जानना चाहते हैं। और सर्जरी के लिए कि भाई आपको आके पहले जैसे 2-3 महीने भी लग जाते थे, अभी भी उतना ही टाइम लग रहा है या कुछ फास्टर हो गया है या क्या हुआ है, उसके बारे में थोड़ा है। और मतलब हाउ सेफ इट इज, क्योंकि इस समय सेफ्टी बहुत बड़ा इशू सबके मन में आ गया है ना, तो ये दोनों चीज के लिए अगर आप बता दो, रेडिएशन और सर्जरी। सो सी, जो ख्याल जो सेफ्टी बोलते हैं वो डीएमजी और क्या बोलते हैं सारे डॉक्टर्स लोग अपने अपने लेवल पर ले ही लेते हैं कि जब भी कोविड पेशेंट आता है सैनिटाइजेशन और वो सारा चीज होता है। अगर कोई कोविड पेशेंट का टेस्ट करना है तो उससे पहले दे सी टू इट कि बाकी सारे लोग नहीं है, तो बेसिक प्रिकॉशंस जो लोग जो लेने हैं वो तो किए हैं। रही बात सर्जरीज की, तो मुझे बराबर याद है कि अभी हम लोग सर्जरीज का वेटिंग लिस्ट आई थिंक हर डीएमजी का अपना अपना अलग अलग है, मगर अभी मेरे ख्याल से फास्ट सर्जरीज हो रहे हैं। जो लोग आज है हॉस्पिटल में और उनकी सर्जरी प्लान है, पैसा है, द रेस्ट ऑफ इट इज ऑल्सो इन प्लेस, सर्जरीज हो रहे हैं, पेंडिंग कुछ नहीं रखते अनलेस की कोई वजह है पेंडिंग रखने का कि बाबा ओके अभी क्या हो रहा है कि बहुत बार कोविड टाइम्स में पेशेंट का
गैप बढ़ गया है, समझो लेट से वो सर्जरी के लिए पोस्ट किया था, अनफॉर्चुनेटली वो कोविड पॉजिटिव हो गया, तो वी हैड टू वेट फॉर 15-20 डेज, और कभी कभी अगर वो कंटिन्यूअस पॉजिटिव आ रहा है तो देन उनका सर्जरीज थोड़ा सा स्टैगर हो गया है, या कुछ पेशेंट्स भी जिनकी सर्जरीज नहीं हो पा रही है तो उनको बीच में फिर रेडिएशन देने का प्लान कर रहे थे क्योंकि सर्जरीज पॉसिबल नहीं था, ऐसे भी केसेस हुए हैं। बट लार्जली doctors log all the doctors are making the best attempt to use the available OT and the patients and time slot as economical, as cost effective, as what to the best use. तो ये हो रहा है। As far as waiting list is concerned, हमारे पास उसका डेटा नहीं है because that is what we don't look into. अगर परब सर ने जो ऑलरेडी आपको एक फिगर दिया है 32 लाख और 40 लाख, हमने अलाना का भी फंड यूज किया है, तो जितनी भी अभी सर्जरीज हो रही है, क्विक सर्जरीज इमरजेंसी में भी, उनको सपोर्ट देके वी आर ट्राइंग टू फ्री देम ऑफ सो दैट लोग जल्दी जल्दी अपना काम करके निकल जाए। मे बी मेरे पास फिगर्स नहीं है अभी वेटिंग लिस्ट के, बट मुझे नहीं लगता है कि कुछ ज्यादा पेंडिंग रख रहे हैं, जैसे पहले कैसा लॉन्ग वेटिंग लिस्ट था, ये सारा चीज था, वैसे अभी उतना नहीं लग रहा है मुझे, बट आई माइट नॉट बी द राइट पर्सन टू कमेंट ऑन दिस। एंड हाँ, रेडिएशन के लिए भी मुझे याद है सरबानी मैडम खुद सारे पेशेंट्स की लिस्ट रिव्यू करती थी, जैसे हर डीएमजे के तो हेड एंड नेक के सारे पेशेंट्स रिव्यू होते थे, अगर कोविड पॉजिटिव है या बांद्रा में रह रहा है, उसका रेडिएशन का डेट है, तो उसको अलग से बुला के उसका फिर से स्क्रीनिंग करके उनको टाइम स्लॉट करके उनका रेडिएशन अलग जगह पर शिफ्ट करके हमने किया है। सो वी हैव डन लॉट ऑफ दीस मैड थिंग्स इफ यू से यू नो, कि शिफ्ट भी करना, बोर्जेस होम से शिफ्ट करके उसको नाना पालकर में रखना या कोई और जगह रखना जहां नॉन कोविड पेशेंट्स हैं, और उनकी सेफ्टी बरते और वो उनका अनइंटरप्टेड रेडिएशन कंप्लीट हो। सो यस, वी हैव डन लॉट ऑफ थिंग्स मॉडिफाइड, टेलर्ड टू हेल्प पीपल फिनिश ट्रीटमेंट। एक और थी, अभी आपने बताया था ना टेली कंसल्टेशन नॉन डीएमएच के पेशेंट्स भी कर रहे हैं, तो वो लोग का पेमेंट कैसे होता है, वो लोग कैसे पेमेंट कर सकते हैं? उनको एक टीसी नंबर जनरेट करते हैं, सो बेस्ड ऑन दैट टीसी नंबर द मनी कम्स देयर ना, तो एक टाइम नंबर मिल जाता है, तो देन यू कैन सेंड इट ऑनलाइन। ओके ओके, ठीक है, हाँ, क्योंकि दैट वुड बी द नेक्स्ट क्वेश्चन। या and Vandana, 1 minute, I want to interrupt. Teleconsultation में we have international patients also, so they are taking utmost advantage of this facility just now because they cannot travel and air बंद है, so this is the best way, you know, because उनका रहने का भी प्रॉब्लम है, embassies बंद है, so I think this is a what you should say a boon in a way. Yeah, that's true. Yeah. अच्छा, I know that we had said that पक्का 1 घंटे में खत्म हो जाएगा, we started on time, but पक्का खत्म नहीं होता है क्योंकि इतने सारे प्रश्न लोगों के आए हुए हैं हमारे पास कि लगता है बहुत सारा चीज और बहुत सारा चीज कहने का भी है, मगर पहले आपका खत्म करेंगे, बिफोर वी कंक्लूड आई वांट 5 मिनट्स। हाँ जरूर, तो मैं अब लास्ट 5 मिनट्स, नीलम आपको 5 मिनट्स, फिर परब साहब को 5 मिनट्स और फिर सुनीता यादव को 5 मिनट्स। ओके, नीलम जी आप शुरू करिए, पहले आपके लास्ट 5 मिनट जो आप बताना चाहते हैं, जिससे कि पेशेंट को भी फायदा हो, केयर गिवर्स भी ज्यादा एंग्शियस नहीं हो और आप लोगों की भी परेशानी ज्यादा ना बढ़े। आप लोग इस समय बहुत काम कर रहे हैं, हम लोग को सबको पता है, लेकिन क्योंकि हम घर से करते हैं, घर में हम लोग थक जाते हैं, आप तो एक्चुअल सीन पर हो, तो इसलिए आपको ज्यादा पता है कि क्या हो रहा है। तो लास्ट 5 मिनट में आप कुछ बोलना चाहते हैं? श्योर मैम। मैम, हम लोग ने बहुत कोशिश की है ब्लड जमा करने की और अच्छी तरह से सर्जरीज परफॉर्म करने की, ये बहुत हम लोग ने कोशिश की है, लेकिन ये कोशिश किधर तो कम पड़ रही है। और हमको ऐसे अपील करना है कि मैक्सिमम आपके भी कॉन्टैक्ट्स के कुछ लोग रहेंगे या भी जो भी हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए हम लोग आपको कुछ ईमेल एड्रेस पे इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं कि हमको अगर कहाँ पे कैंप करना है, या इन हॉस्पिटल में भी अगर हमको कैंप करना है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो हम हमारा डिपार्टमेंट का भी नंबर शेयर कर सकते हैं, और ये नंबर के द्वारा जिसको भी कैंप करना है, इन हाउस आउटडोर, हम उनको अच्छी तरह से गाइड करके कैंप के प्लानिंग कर सकते हैं। और मैक्सिमम हम हमारे ऑपरेशंस जो रुके हुए हैं या होने वाले हैं उसमें सबको हम लोग सहयोगी कर सकते हैं। हमने कुछ प्रेजेंटेशंस भी ऐसे बनाए हैं
जो कि हमको हेल्प करे, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन करें और किस तरीके से हमको कैंप परफॉर्म करना है, इस बारे में पूरी जानकारी दे। ऐसे भी हम लोग ने प्रेजेंटेशंस किए हुए हैं, प्रॉपर गाइडेंस हम लोग ने बनाया हुआ है, ताकि लोग कहाँ पे भी झिझक के आगे आके कैंप्स करें। तो मुझे मेरी तरफ से यही कहना होगा, हमको अपील करना है, मैक्सिमम लोगों को बताना है ब्लड की बहुत जरूरत है, और आगे आके अगर उनका जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन बने, वो हमारे एक एक पेशेंट के, भले रेडिएशन हो, कीमोथेरेपी हो या सर्जरी हो, उसमें उसका बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। तो मैं आपको पर्सनली या फिर जहाँ पे मैं शेयर कर सकती हूँ वो आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी, और आप जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों को रीच आउट करें और अपने पूरे ट्रीटमेंट में सबका इसमें सहयोग ये करें। थैंक यू। डेफिनेटली जितना हो सकेगा जरूर करेंगे। और नवी मुंबई में आई एम श्योर यहाँ की जो टीम है खारघर की, वो लोग भी कुछ काम कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी जो भी मतलब नवी मुंबई में मेरे ख्याल से थोड़ा सा निश है। अगर यहाँ की नवी मुंबई म्युनिसिपल कोऑपरेशन से आप कांटेक्ट कर ले और उनके थ्रू या उनके माध्यम से कुछ कर सकते हैं, तो आई एम श्योर काफी लोगों से कांटेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे काफी लोग हैं जो कि हेल्प कर सकते हैं। वी कैन हेल्प यू आउट विद दैट। ठीक है परब साहब, थैंक यू। नीलम, थैंक यू सो मच। परब साहब आपके लास्ट 5 मिनट। ओके। मुझे ये कहना है कि फंड ये इशू नहीं है, लोग हमारे पास बहुत आ रहे। मेरे हॉस्पिटल ने, मेरा एमएस ऑफिस हो, डायरेक्टर ऑफिस हो, सब लोगों ने हमें अच्छी तरह से पावर्स दिए हैं, अच्छी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। कभी क्वेश्चन हमें रेज नहीं करते कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं। तो क्योंकि उनको मालूम है कि ये जो लोग सब करते हैं वो प्रॉपर डिसीजन लेके, प्रॉपर पूछताछ करके, प्रॉपर जानकारी लेके सब काम करते। तो बहुत सारा भरोसा सब लोगों का है। आप वॉलेंटियर्स से आप बाकी सब जो ट्रस्ट लोग हैं, सब लोग भी भरोसा करते हैं, क्योंकि काम अच्छा होना चाहिए। हमारा ये है कि जो मेरे पास कुछ आ रहा है तो उसको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए, प्रॉपर मदद मिलनी चाहिए। तो ये जो है, हम बोलते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, तो इसको सामने वाला की भी उतना रिस्पॉन्स होना चाहिए। मैं हर एक को बोलता हूँ, जब आपको डॉक्टर बोलता है ये रिपोर्ट करो, वो टेस्ट करो, ये सिटी स्कैन करो, तो पेशेंट ये सब टेस्ट करता है, सिटी स्कैन करता है, जो टाटा में नहीं होता है वो सब बाहर जाके करता है, और ये सब रिपोर्ट वो डॉक्टर्स को लाके देता है। जैसे डॉक्टर को ट्रीटमेंट प्लान करने के लिए रिपोर्ट की जरूरत होती है, वैसे सोशल वर्कर को भी फाइनेंस सपोर्ट के लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होती है। अगर मैं किसी के साथ उनके डॉक्यूमेंट अच्छी तरह से प्रेजेंट नहीं किया तो पेशेंट को उसका सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो हम कभी कभी पेशेंट को इसके बारे में इंसिस्ट करते हैं, उसके बारे में हम जानकारी लेना चाहते। तो ये सब हमें जितने जानकारी अच्छी तरह मिलेगी, उतना हम उनके लिए अच्छी तरह से फंड रेज कर पाएंगे, उनको मदद दे पाएंगे। क्योंकि आफ्टर ऑल हमारे काम है कि जो हमारे पास आ रहा है वो नीडी है, इसलिए आ रहा है, अदरवाइज वो कभी नहीं आता। तो ये हम हर टाइम ध्यान में रखते हैं कि आने वाला हमारे पास नीडी है, लेकिन कोऑपरेशन ये बहुत जरूरी है, उसके बगैर आगे दोनों नहीं चल सकते। तो फंड हमारे पास मिल रहे, कोविड पीरियड में भी लोग सपोर्ट दे रहे। मेरे पास अभी भी फंड है जिससे हम जितना हो सके उतना सपोर्ट करते, हम किसी को ना नहीं बोलते। तो हम और हमारा डिपार्टमेंट, मैंने बोला वॉलेंटियर्स हो, ट्रस्ट हो, सबके लिए ओपन है। कभी भी आप फोन करके कभी भी मुझे फोन करो। मिसेस जाधव तो 24 आवर्स फोन पे ही रहती है, कभी भी उसको कॉल करो, उन्होंने उठाया नहीं ऐसा नहीं होता है। तो वैसे हम भी हमारे लिए कॉल कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वंदना जी, आप बहुत बार फोन करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई तो फोन करके हमें पूछ रहा है। तो ऐसे लोग हमें बहुत पसंद है कि जो कुछ पूछे और जिसकी वजह से लोगों को मदद हो जाए। फोन करना होता है तो 2 बार करती हूँ डर के मारे कि आप काम में इतने व्यस्त होंगे, मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ। वरना मेरे पास इतनी क्वेरीज आती है कि मुझे लगता है कि हर मिनट में मैं आप लोग को फोन कर सकती हूँ, लेकिन मैं थोड़ा रिस्ट्रिक्शन करके करती हूँ। कोई बात नहीं, कभी भी फोन करो। अगर मैं काम में होगा तो मैं आपको बोलूंगा, मैं बाद में कॉल करता हूँ, आप एनी टाइम कॉल कर सकते। तो यही मुझे है कि आप सब का सहयोग चाहिए, सब लोगों को साथ मिलके हमको लेके काम करना है। मेरा डिपार्टमेंट सबके लिए मैंने ओपन रखा है, कुछ इश्यू नहीं है। जो भी हमारे पास है सब इंफॉर्मेशन हम सबको शेयर करते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो हम ऐसे आगे काम बढ़ाते रहेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। सुनीता, मेरे पास but I must have the last word, huh? After you. Yes, please. I mean, you are finally the host and the master. Anyway, the thing is, नहीं, मुझे थोड़ा सा केयर गिवर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करना था। जैसे हम बाकी सारे लोगों को बोलते हैं इसने ये करना चाहिए, उसने वो करना चाहिए।
कई दिनों से पिछले मैं देख रही हूँ कि हमारे पास पेशेंट्स को आके छोड़ के जाते हैं लोग। कोविड टाइम में एक पेशेंट को कोई अच्छे आदमी ने गेट पर लाके छोड़ दिया गाड़ी में, उबर में, ओके, और उसके बाद वो कौन था क्या था कुछ मालूम नहीं। इट इज वेरी सैड कि एडवांस कैंसर पेशेंट्स को आके ऐसे रास्ते पर छोड़ देते हैं। क्या हो जाता है कि कुछ दिक्कत अगर है तो मेरा रिक्वेस्ट है सारे पेशेंट और उनके फैमिलीज को कि ऐसे मत करो। अगर कुछ दिक्कत है तो आके बात कीजिए, अपने प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने का कोई तरीका डेफिनेटली हम ढूंढ के निकालेंगे। बहुत हेल्पलेस सिचुएशन होगा तब भी क्या कर सकते हैं वो भी देखेंगे, मगर लोगों को अपने लव्ड वंस को ऐसे छोड़ो मत रास्ते पर, कि ताकि हमारा भी प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि समझो लेट्स से कि हमको कुछ इंटरवेंशन करना है जो बहुत जरूरी है और उसमें कंसेंट का होता है, फैमिली कंसेंट होता है, तो वो हम नहीं कर पाते। वो टेस्ट के टाइम अगर पेशेंट को दुर्भाग्य से कुछ हो जाता है, उसकी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज, लाइफ थ्रेटनिंग ऑलरेडी है, प्रोसीजर लाइफ थ्रेटनिंग अगर होता है तो फिर मेडिको लीगल प्रॉब्लम्स हो सकती है, उनके लिए भी और हमारे लिए भी। तो मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर कुछ है, पेशेंट को देखने वाला कोई नहीं, संभालने वाला कोई नहीं, आके बात कीजिए। वो उनको छोड़ के रास्ते पर जाके फिर पुलिस लेके आती है। और कोविड टाइम्स में इतना बुरा हाल था कि कोई भी होम विदाउट अ कोविड टेस्ट पहली बात लेने को तैयार नहीं। तब कोविड टेस्ट इतने इजीली पॉसिबल नहीं थे, और कोविड टेस्ट करने के बाद भी उस व्यक्ति को कहीं रखना अगर है, कोई शेल्टर होम में रखना है तो जगह नहीं थी। तो ऐसे पेशेंट्स का हमने ऑलमोस्ट घर ही लेके आने के बाकी थे। इतना ख्याल हम रखते थे निकलने के पहले कि उसने खाया कि नहीं, दोपहर को खाया कि नहीं, शाम को खाया नहीं। एक बुजुर्ग थे जिनके साथ कोई नहीं था और उनके बच्चे स्टेट गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे, दे वर कनेक्टेड। ये आदमी को हमने जायद में रखा था और उसका हम रेगुलर फॉलोअप लेते थे कि वो ठीक है या नहीं। तो ये थोड़ा जो ह्यूमैनिटी है ये इसका ख्याल रखना है। आज मेरे पास 5-6 हेड एंड नेक के केसेस है जिनको लोगों ने छोड़ के गए हैं और उनको उनका ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं। इट इज रियली वेरी डिफिकल्ट। हम लोग कर रहे हैं, हॉस्पिटल करेगा भी, हमको उनको रास्ते पर नहीं छोड़ना है, मगर इसका मतलब ये भी नहीं है कि डंपिंग ग्राउंड ना बने। तो डिग्निटी जिसको हम कहते हैं कि डिग्निटी में रहो, भले बीमारी है तो भी जॉइन हैंड्स, एनजीओस है, वी विल डू समथिंग। तो कम एंड टॉक, एक ये हो गया। दूसरा बात है, अगर कुछ भी डिफिकल्टीज है तो आके बात करके, शांति से बात करके सुलझा ले। डॉक्यूमेंट्स अगर हम कुछ मांगते हैं तो उसकी वजह है। हाँ, बहुत सारा चीज, बहुत सारे ESIS के लोग हैं। कोविड टाइम्स में मुझे इट वाज अ लर्निंग। आज टीचर्स डे पे वो मैं शेयर करना चाहूंगी कि आई हैव लर्न सो मच ये कोविड की जर्नी में, कि कितने सारे इंडस्ट्रीज में लोग काम करते हैं जिनके पास ESIS है। हमारा एक्सपीरियंस भी बहुत पॉजिटिव रहा है कि ESIS ने लोगों को जॉब्स वापस दिया है। मतलब जो एम्प्लॉयर्स ने निकाला था लोगों को, या कोविड की वजह से जॉब उनका डिसकंटिन्यू हुआ, इन लोगों को जॉब में रिप्लेस किया है आफ्टर वी हैव कॉल्ड देम, स्पोकन टू देम। तो ये भी सारी चीजें हैं, हो सकती है। ओनली थिंग इज व्हाट वी नीड इज टू जस्ट वॉक एन एक्स्ट्रा माइल टू हेल्प ईच अदर। तो दैट इज इट कि केयर गिवर्स, प्रोफेशनल एंड फैमिली शुड जॉइन हैंड्स टू create a better caring environment. Thank you. So before we end, I must say that there's a message which says a big applause to the team of TMH. In this trying time, efforts are being taken to give the best of treatment and comfort to the patients. Digitalized mediums are used to do teleconsultation for TMH as well as other patients. Is there any way this can be continued post-COVID also, which could save time of the patients, caregivers, and lessen the crowds in the hospital for the and commutation for the patients? तो पहले तो ताली आप लोगों के लिए अच्छे काम के लिए, और प्लीज ये सजेशन अगर आप दे सके कि ये टेली कंसल्टेशन बाद में भी चलती रहे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि लोगों को टाइम मिलेगा। और एक और है कि उन्होंने किसी ने कहा है कि वो भी वॉलंटियर करना चाहते हैं आपके साथ। वॉलंटरी अगर कुछ भी जरूरत है तो और वॉलंटियर्स की जरूरत है, पर जहाँ तक मुझे मालूम है अभी ज्यादा वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं आ रहे हैं, क्योंकि भीड़ बढ़ेगी एक तो ऑर्गेनाइजर मतलब हॉस्पिटल में, और दूसरा सबकी सेफ्टी, ट्रेन ट्रैवल, ये सब की प्रॉब्लम्स है। तो whenever you are ready with more volunteers, let us know, because there are some people who are happy to this thing.
और यहाँ पर किसी ने बताया है कि एट्रैक्ट में वो लोग ब्लड डोनेशन कैंप और ब्लड डोनेशन अवेयरनेस कर रहे हैं और लोकल रेजिडेंट ज्यादा नहीं आ रहे, पर उनको बीएमटी के लिए बहुत ब्लड की जरूरत है। तो अगर कोई जना वहाँ पर हेल्प कर सके तो इट विल बी वेरी नाइस, बिकॉज बीएमटी पेशेंट्स के ब्लड रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। So अगर if you can keep all this in mind and help out the patients, it would be really nice. So I know we've gone much over time, but at the same time, I think there's so much information that has been shared today. And I'm sure on the basis of this, many more questions will come out, and maybe we can discuss it again at some other time. Or we can send you the list of questions and you can give us the answers, and we can gradually post it on our website, on our Facebook. So just for the information, this has been recorded and this will be on our Facebook. So if there's anybody who wants to, आपको भी कोई मिले तो आप बता सकते हैं कि वीकेयर के Facebook पे जाएंगे तो वहाँ पर ये पूरा देखने को मिल जाएगा और उनको ये जानकारी मिल जाएगी. So they can always benefit from this information. So thank you, Mr. Parab. Thank you, Sunita, and thank you, Neelam. हाँ, एक और क्वेश्चन था कि अगर किसी को कोविड कोई जना डोनेट करना चाहता है, कोविड पेशेंट प्लाज्मा डोनेट करना चाहता है, तो क्या टाटा में वो कर रहे हैं क्या? मैम अभी तक हमको लाइसेंस मिला नहीं है प्लाज्मा के लिए, बट दे कैन डोनेट ब्लड एंड प्लेटलेट मैम. A person who is detected positive, COVID positive, as per protocol, after the negative reports, means after 28 days, the person can donate blood. So no problem with that. But not for, he should not be a cancer patient. He should be a normal person, normal in the sense somebody who doesn't have cancer, has COVID, can donate after 28 days, right? Okay. So then again he has to come to the blood bank. Does he have to come to the blood bank? Yes. Okay. Blood bank or any of the camp they can come and walk in. Okay. So after negative reports, after 28 days, that person can donate blood. Okay. Like I said, the questions will never stop. I must tell you that, we have started some work in Varanasi with the patients, and we have also identified a person in Varanasi for us who also had COVID 28 days back. And he has also donated his plasma, and he's helping with patients to donate blood in Varanasi. So we have a team now, I think, almost ready to do work in Varanasi Tata Hospital and in ACTRAC also, and with Tata Memorial also. So with the support of everybody, I think we can really help patients as much as possible. Thank you very much, team. Vandana ji, just to add one line, all those NGOs, though not in hospital, are contributing in their own way, which is a great support. Okay, so maybe ये patient follow up का भी जो चीज है ना, जो लोगों का समझो call connect नहीं होता है, and if they have NGO का number, that NGO can connect with Shashi or the hospital, and help out. Probably, because अभी hospital में physically present नहीं है, तो क्या हम लोग और तरीके से भी एक दूसरे को connect कर सकते हैं? Which we are trying to do as much as possible. कुछ चीजों में दिक्कत आती है, जैसे कि prosthesis है, क्योंकि वो physically देनी पड़ती है, तो वो नहीं दे सकते हैं, तो we do tell them about the hospital. पर उस तरह की जो दिक्कत हमको आ रही है, बाकी तो we are trying to do as much as possible, as much as I can do. But I'm with the team. But I must say something, I've been in the hospital longer than all three of you probably, because मेरे को 25 साल से ज़्यादा 26 साल हो गए टाटा हॉस्पिटल में। हमको 28 साल हो गए, वंदना हमको 28 साल हो गए। और फिर तो बहुत छोटी ना होगी जब मैंने ज्वाइन किया। But it has been a very nice learning from all of you. I must tell you how much I've learned from each one of you who's been willing to help out. And today is a perfect example of this. So thank you once again. Thanks a lot. Thank you. Thank you, Vandana ji. Yes. Thank you.